Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So there was some trouble on YouTube जिसकी वजह से stream नहीं हो पा रहा था. So what we are doing is we are taking this class live on Telegram. वर्दीशाला के Telegram channel पे हम ये class live ले रहे हैं and we would be uploading its recording on YouTube. So if you want to attend the class live आप Telegram channel को join कर सकते हैं. Otherwise YouTube पे you would be getting its recording. So I welcome all the students who have joined us for this session. आज से आरंभ है प्रचंड असली वाली. So many of you were asking कि सर एक करंट अफेयर्स की और सीरीज लाने की क्या जरूरत है. मार्केट में ऑलरेडी करंट अफेयर्स के नाम पे काफी चीजें चलती रहती हैं. So there are a few reasons why we are starting प्रचंड. The first and the most important reason is we want to give you रोटी. हम आपकी थाली पे रोटी चाहते हैं. रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. देयर इज नो पॉइंट सीइंग कि आप 20-30 क्लासों तक करंट अफेयर्स की क्लास देखें और फिर उसमें एक एक 2-2 किलो के पीडीएफ्स आप पे डंप कर दिए जाएं और फिर उसके बाद मास्टर जी कॉलर खड़े करके बोले पेपर के दिन कि सारा का सारा पेपर मेरी पीडीएफ से आया. ऑब्वियसली वो पेपर आएगा ही. क्यों? कल को गूगल अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दे और बोले कि चाहे एग्जाम पियोन का हो या प्राइम मिनिस्टर का, गूगल बोले कि पेपर कोई सा भी हो, सारा पेपर आया तो मुझसे ही है, तो आप मेरी कोचिंग ज्वाइन करो. दैट डजंट मीन एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना पीडीएफ डंप कर देना, वीडियोस खूब सारी बना देना डजंट हेल्प अ स्टूडेंट. व्हाट हेल्प्स अ स्टूडेंट इज अगर जो क्लास बनाई जाए वो भी एक एस्पिरेंट मोड से बनाई जाए. अब पीपीटी लेके तो आप एग्जाम हॉल में जाओगे नहीं. यू वुड बी टेकिंग योर फर्रेज विद इन द एग्जाम हॉल और उसी को रिवाइज करोगे पेपर से पहले. सो एसेंशियली प्रचंड भी वही है. देयर आर नो फैंसी स्लाइड्स इन दिस, ओनली कोर कंटेंट और सिर्फ उतना कंटेंट जितना मैं एज एन एस्पिरेंट याद कर सकता हूं, सिर्फ उतना ही पढ़ाता हूं. बिकॉज आई नो रियल एग्जाम हॉल की फीलिंग. यू कैन डंप जीबीज ऑफ पीडीएफ, यू कैन डंप एमबीज ऑफ पीडीएफ, यू कैन डंप काफी सारी वीडियोस. एस्पिरेंट सिर्फ उतना ही याद रख पाएगा जितना वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर पाएगा. सो उसी बेसिस पे हमने प्रचंड को कॉन्सेप्चुअलाइज किया होता है. इन दिस सीरीज आई गो इनटू द एस्पिरेंट्स मोड एंड जैसा मैं स्टूडेंट टाइम में प्रिपेयर करता हूं कंटेंट, उसी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको बनाते हैं. नो फैंसी स्लाइड्स, नो इमेजेस, जस्ट यू एंड योर कंटेंट. तो उसी तरीके से बिकॉज इट हैज अ ग्रेटर रिकॉल वैल्यू. प्रचंड पढ़ते समय सिट विथ पेन एंड पेपर. बट उससे पहले दोज ऑफ यू हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, hi guys, I am Akshay. I belong to the 130th course of National Defence Academy. I was All India rank 154 and recently I have also been able to secure All India rank 1 in the UPSC Central Armed Police Force 2020 examination and I am here on this mission to make you worthy of वर्दी. आपको उस काबिल बनाना है कि वर्दी आप तक पहुंच सके. हमारा टारगेट है आपको काबिल बनाना. ये वाली वर्दी आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी. So with those opening remarks, let's start. But उससे पहले I have a quick question for you. There is a quick question for all the people who are watching this video. Please tell me in the comments, are the people that you are seeing in the image same or different? Same है या different है? So ये सब देखने में कलेवर, अलग अलग यूनिफॉर्म पहनी है, अलग अलग चैनल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अलग अलग सिनेमा हॉल में लगे हुए हैं, बट असल में जो इंसान है वो तो सेम ही है. सो चाहे ये ऐसा लग रहा हो चाहे ऐसा लग रहा हो, डुप्लीकेट लग रहा हो, बट अंदर जो इंसान है वो तो रणबीर कपूर ही है. सो बाहर से क्या पहना हुआ है दैट डजंट मैटर, कौन से प्लेटफॉर्म पे है दैट डजंट मैटर, द पर्सन हु इज गिविंग द कंटेंट इज द सेम. लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है. बाहर से हर कोई एक्सपेंसिव चीज की कॉपीज बनाना शुरू कर देता है, जैसे नाइकी के शूज, जैसे गुची के पर्स. तो ऐसे ही जो अच्छी चीजें होती है उनकी कॉपीज बनती है. बट हमें सावधान रहना चाहिए फेक कॉपीज से और ओरिजिनल कॉपी से. तो ये फेक बिस्लरी का अगर आप पानी पियोगे तो क्या होगा? ये फेक बिस्लरी का पानी पियोगे सो फ्यू थिंग्स वुड हैपन. पहला, एक तो आपका पैसा वेस्ट गया. दूसरा, सेहत से खिलवाड़ हुआ. सो सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू आर कॉपीइंग यूजिंग द फेक प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो इसलिए फेक प्रोडक्ट्स को यूज करने से बचना चाहिए. फेक को फेंक देना चाहिए. ठीक है, सो फेक को इंसान को फेंक देना चाहिए और ओरिजिनल अपनाना चाहिए. और ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल वाटर कौन सा होता है? फ्री होता है ओरिजिनल वाटर हमेशा. ओरिजिनल प्रिस्टीन जो नेचर वाटर देता है दैट इज ऑलवेज फ्री. और हमारी प्रचंड भी फ्री रहती है. इनफैक्ट ऑल द कंटेंट दैट वी डिलीवर इज फ्री. तो असली बिस्लरी को पहचानो
और गलत बिस्लरी से बचना चाहिए, ठीक है। बाहर से सब एक जैसी लगेंगी, बट यू नो विच वन इज द रियल वन। ओके, ठीक है। सो दिस इज द ओरिजिनल प्रचंड, इट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। हर एग्जाम से पहले वी ब्रिंग दिस सीरीज टू कवर द एंटायर करंट अफेयर्स, सो वी वांट यू टू बी द सितारा जेब्रा, नॉट एन आवारा जेब्रा। आवारा जेब्रा ये इधर इधर की रैंडम पीडीएफ्स, रैंडम वीडियोस के पीछे भागता है। सितारा जेब्रा बहुत ही लिमिटेड टाइम देता है करंट अफेयर्स को, उसमें प्रचंड देखता है और एक सितारा बन के निकलता है। सो डोंट बी एन आवारा जेब्रा जो इधर उधर भटक रहा है, बी अ सितारा जेब्रा। फोकस ऑन रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। प्रचंड में हम 7 डेज के अंदर पूरा जितना भी आने वाले एनडीए और सीडीएस का करंट अफेयर्स है कवर कर लेंगे, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम सीएपीएफ के बीच में बचेगा उसमें सीएपीएफ का अपडेट करेंगे, ठीक है। सो विद दोज वर्ड्स लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ तीनों एग्जामों के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप सीरीज कंप्लीटली देख लो, उसके बाद आप मुझे बताना कि सीरीज कैसी लगी। प्रीवियस सेशंस अगर आपने कभी अटेंड किए हैं, यू नो द क्वालिटी, बट वी होप टू प्रूव इट अगेन because it takes a lot of effort to make this series. So I also expect something from you. What I expect from you is make notes. देखो, सिर्फ वीडियो देख के पीडीएफ लेके कुछ फायदा नहीं है। मेक योर हैंड रिटन नोट्स, बिकॉज ये सीरीज बनाने के लिए मैं भी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाता हूं। और अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, क्लास को साइमल्टेनियसली देखते देखते भी अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, यू वुड बेनिफिट अ लॉट। आपको क्लास में ही चीजें याद हो जाएंगी, एंड देन यू वुडेंट हैव टू वरी अबाउट कि कहां से क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं पूरा करंट अफेयर्स कराऊंगा। सो अगर कोई 1.5 साल पुराना करंट अफेयर्स भी जो मुझे लगता है जिसके आने की संभावना है, मैं वो भी कराऊंगा। कोई मार्च का भी करंट अफेयर्स होगा जिसका मेरे को आने की लगता है संभावना है, तो मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। सो एवरीथिंग वुड बी कवर्ड, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी कि कोई टॉपिक छूटेगा तो नहीं, ठीक है। ये चीज क्लियर है। सो मेक योर हैंड रिटन नोट्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन इन द पास्ट। तो इस तरीके से हर साल स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं सीरीज के, एंड दे इवेंचुअली क्रैक द एग्जाम। सो आई वुड अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स टू मेक योर हैंड रिटन नोट्स। सो जैसा कि हमारी प्रचंड की अप्रोच रहती है, दैट इज क्वाइट यूनिक अप्रोच। उसमें हम करंट अफेयर्स को मंथ के बेसिस पे नहीं करते, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि एग्जामिनर मंथ के बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है कि 28 फरवरी को क्या हुआ, 29 फरवरी को क्या हुआ बताओ। अच्छा, कई लोग तो 31 फरवरी की भी क्लास बना देते हैं। तो डे के हिसाब से कभी करंट अफेयर्स मंथ के हिसाब से नहीं आता, अपने को थीम वाइज पढ़ना होता है। थीम वाइज कैसे? जैसे इकोनॉमी है, तो एक क्लास में हमने सारे इकोनॉमी के, चाहे वो 1.5 साल पुराना टॉपिक हो चाहे 1 महीना, एक ही क्लास में पढ़ लेंगे, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव हमारा अप्रोच आ जाए, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। ऐसा नहीं कि एक दिन कुछ हुआ फिर एक हफ्ते बाद कुछ हुआ तो अगले हफ्ते उसकी क्लास करें। एक ही साथ टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करेंगे। तो जैसे इकोनॉमी हो गया, कई बार एनवायरमेंट से सवाल आएंगे, वो रायमोना नेशनल पार्क का आपको क्वेश्चन याद होगा। ऐसी कई सारी स्कीम्स के क्वेश्चन हम इकोनॉमी के टाइम पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्पोर्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने डिफेंस पेपर्स में आता है। डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेस का एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अवार्ड्स, ऑनर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्ले करता है। उसके अलावा कोई इंटरनेशनल न्यूज अपॉइंटमेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से थीम वाइज चलेंगे। सो आपको भी थीम वाइज ही नोट बनाने हैं, ताकि आप रिवाइज इजीली कर पाए, चीजें दिमाग में बैठ जाए। इट डजंट मेक सेंस कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज आप आज पढ़ें, फिर एक मिलिट्री एक्सरसाइज 3 महीने बाद पढ़ें। एक साथ सारा पढ़ लो, तो एक तो दिमाग में एमसीक्यूज एलिमिनेट करने में काफी इजी हो जाता है। दूसरा एडवांटेज उसका ये होता है, ठीक है, कि जब आप एक साथ पढ़ते हो तो माइंड में वो कैटेगराइज चीजें काफी अच्छे से हो जाती है, तो रिकॉल वैल्यू एग्जाम में बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, बुक्स एंड ऑथर्स, यस आरएन वी वुड बी डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, टॉपिक वाइज चलेंगे। बट सिंस दिस क्लास वाज ओरिजिनली प्लान्ड फॉर यस्टरडे, बट इट कुडंट हैपन, बट सिंस यस्टरडे वाज जनरल बिपिन रावत बर्थडे, सो आप हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। एंड वेयर एवर ही इज, ही वुड बी लुकिंग डाउन अपॉन अस एंड लुकिंग एट हाउ वी परफॉर्म, आर वी लिविंग अप टू हिज आइडियल्स। सो उनको ही एज अ ट्रिब्यूट we were starting with defense. So as a tribute to his contribution to the journey of India, we are starting with defense as the first theme. सबसे पहली जो हम थीम पकड़ेंगे वो डिफेंस की होगी। सो डिफेंस में अब जितना भी करंट अफेयर्स है सारा एक ही क्लास में हम पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है। सो अब सारा का सारा डिफेंस का जितना भी करंट अफेयर्स है, वो सारा का सारा करंट अफेयर्स we would be doing comprehensively. फिर इवेंचुअली we would do sports. So इस तरीके से सपोज मैं डिफेंस की 2 क्लास करता हूं,
एक क्लास स्पोर्ट्स की करता हूं। तो ऐसे करके पूरा 7 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सो कैसा होता है ये, अब दोज ऑफ यू हु आर न्यू हियर, देखो मैं आपको कोई फैंसी स्लाइड फैंसी इमेजेस नहीं दिखाऊंगा, आई वुड बी जस्ट शोइंग यू कीवर्ड, फिर उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना कंटेंट मैं याद रख सकता हूं, आई पर्सनली कैन रिमेंबर जितना कंटेंट, सिर्फ उतना कंटेंट ही डिलीवर करूंगा, बिकॉज I know for a fact if I cannot remember the content, I cannot expect you to remember that much. So that's why it is important कि सिर्फ उतना ही पढ़ें जितना याद रहे, उसी को बार बार रिवाइज करें. So rather than going for a lot of content, focus on, ये बहुत ही selected content है, ठीक है. So I have reduced, like अगर कोई नोट्स कहीं पे करंट अफेयर्स की 100 पेज की मैगजीन है, I have taken hardly 10 to 12 topics from that. And I have reduced them based on my judgment कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, based on the analysis of previous years and reverse engineering. So these are very very selected current affairs. There is no point dumping a lot of content on you and saying कि फिर उससे सारा पेपर आए. हम बहुत ही कम पढ़ेंगे और आशा करेंगे कि पेपर उससे ही आए. टचवुड अभी तक का इसका सक्सेस रिकॉर्ड अच्छा रहा है, देखते हैं इस बार कैसा रहता है. तो आज का पहला टॉपिक जो हमारा है दैट इज ISC विक्रांत. व्हाट इज ISC विक्रांत? I stands for indigenous, A stands for aircraft and C stands for carrier. So आप सबको पता है एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडियन नेवी ने ग्रेजुअली अपने अंदर इंक्लूड करना शुरू करा था. सो जो फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया ने अपनी तरफ से बनाया है. सो अभी तक क्या होता था, एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया इंपोर्ट करा था. इंडिया में अभी इकलौता फंक्शनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, कोई जानता है? यस, इट इज एडमिरल गॉरशॉव, जिसको रीनेम करके INS विक्रमादित्य कहा जाता है. सो INS विक्रमादित्य, रशिया से जो एडमिरल गोर्शोव इंपोर्ट किया गया था उसको रीनेम करके INS विक्रमादित्य किया गया. ये अभी इंडिया का इकलौता सर्विंग एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी समुद्र के ऊपर चलने वाली ऐसी शिप जिसपे प्लेन लैंड कर सके. लेकिन इंडिया क्योंकि आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है तो उसने टारगेट करा है कि हम अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे. तो जो पहला बन रहा है जो इस साल कमीशन हो जाएगा 2022 में, दैट इज INS विक्रांत. तो पता होना चाहिए, आगे इसमें और भी आएंगे, INS विराट आएगा एंड अदर्स आएगा, बट एग्जाम में हमें ध्यान रखना है ISC इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत इज द फर्स्ट वन एंड इट वुड बी इंडक्टेड इन 2022. ये इंडिया में जो कोचीन शिपयार्ड है दैट इज मेकिंग इट. ठीक है, सो बस इतना ही याद रखना है. अभी इसका वेट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, ठीक है. सो दिस मच इज क्लियर. अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव. ये भी काफी ज्यादा न्यूज में थी. तो आपने काफी सारे लोगों ने पढ़ा होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, ये सब काफी न्यूज में रहे. ऐसा ही एक चीज जो और न्यूज में रही थी दैट इज कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव. ये क्या है? ये एक मिनी लेटरल है. मिनी लेटरल यानी थोड़े से देशों की ग्रुपिंग है. जैसे आपने क्वाड सुना है, क्वाड एक तरीके का मिनी लेटरल है, वैसे ही एक मिनी लेटरल है कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव. अब क्वाड और ये नेटो वेटो तो सब जानते हैं, कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव कई लोग नहीं जानते. तो हो सकता है एग्जामिनर इससे क्वेश्चन बनाए. तो कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव एक मिनी लेटरल है. कहां के लिए? इंडियन ओशियन रीजन के लिए. और इसमें मेंबर कौन कौन है? इंडिया मेंबर है, श्रीलंका, नाम से ही क्लियर है, कोलंबो है तो श्रीलंका इसका मेंबर है, मालदीव्स इसका मेंबर है. ठीक है, सो मालदीव्स रिसेंटली इसमें ऐड हुआ है एंड मॉरिशियस भी इसमें रिसेंटली ऐड हुआ है. सो अब प्रेजेंटली दीज 4 कंट्रीज आर इट्स मेंबर. इनका टारगेट क्या है कि इंडियन ओशियन में जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको कैसे अच्छे से मैनेज किया जाए, कोस्ट गार्ड्स को कैसे कोलैबोरेशन करें, साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में कैसे कोलैबोरेट करें, उसको लेके ये कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव हुआ है. तो ध्यान रखना है, इंडिया मेंबर है, श्रीलंका मेंबर है, मालदीव्स मेंबर है और मॉरिशियस मेंबर है. बांग्लादेश को इस बार एज अ ऑब्जर्वर बुलाया गया था बट इट इज नॉट अ मेंबर, ये याद रखना है. ठीक है, सो कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव रीजनल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, साइबर सिक्योरिटी से लेकर कोस्टल सिक्योरिटी सब कुछ कवर करता है इंडियन ओशियन के रीजन में, और ये कंट्रीज इसके मेंबर है. इंडिया में इसकी अभी एक रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी को लेकर समिट भी हुई थी, NSA पार्टिसिपेटेड इन दैट. ठीक है, ओके. सो कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? बस इतना ही याद रखना है, जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना ही. ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल सभी को पता है, आजकल भी न्यूज में थी बिकॉज ऑफ दैट मिसफायरिंग इंसिडेंट. ऑफिशियल नेम क्या है? PJ-10 के नाम से ब्रह्मोस को जानते हैं. ब्रह्मोस क्या है? एक रैमजेट इंजन बेस्ड मिसाइल है. कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल है. वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक यानी साउंड की स्पीड से मैक 5 की स्पीड तक ये रन कर जाती है.
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल यानी ये एक पैराबोला के पाथ में नहीं मूव करती, इट मूव्स पैरेलल टू द ग्राउंड, तो इट इज अ क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल है, रैमजेट इंजन पे वर्क करती है, यानी एयर को कंप्रेस करके प्रपल्शन गेन करती है। पीजे-10 इसका ऑफिशियल नाम है। न्यूज में क्यों चल रही है? बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट मिस फायरिंग इंसिडेंट, इसलिए न्यूज में है बिकॉज फिलीपींस हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसको हमने ये एक्सपोर्ट किया। सो एग्जाम में सवाल आता है कि कौन सी कंट्री है जिसको हमने ब्रह्मोस को फर्स्ट एक्सपोर्ट किया है, सो दैट इज फिलीपींस। ये हम क्यों कर पाए? बिकॉज इंडिया हैज ज्वाइंड समथिंग विच इज कॉल्ड एज द एमटीसीआर, मिसाइल टेस्टिंग कंट्रोल, मिसाइल टेस्टिंग कंट्रोल रिजीम, एमटीसीआर ज्वाइन किया, जिसकी वजह से इंडिया इस मिसाइल को अब एक्सपोर्ट कर सकता है। फर्स्ट कंट्री जिसको हमने एक्सपोर्ट की वो कौन सी है? दैट इज फिलीपींस। ठीक है, दिस मच इज क्लियर? ओके, ठीक है, इतना क्लियर है तो लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो देखो मैं सारी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं पढ़ाऊंगा, आई वुड ओनली बी टेकिंग दोज मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो मेरे हिसाब से एग्जाम में आने के चांसेस हैं। कई लोग क्या करते हैं कोचिंग वाले, बिकॉज दे हैव नो आइडिया ऑफ डिफेंस, वो पैसिक्स को एज अ मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ा देते हैं। बेटा पैसिक्स इंडिया किसी भी नेवी, इंडियन नेवी किसी भी दूसरे देश की नेवी के साथ पैसेज एक्सरसाइज करेगी, यानी एक दूसरे को रास्ता कैसे देना है वो एक्सरसाइज करेगी, तो उसको पैसेज बोलेंगे। तो ये इंडिया थाईलैंड भी हो सकती है, इंडिया इंडोनेशिया भी हो सकती है, बट कोचिंग वाले बिकॉज दे हैव नो क्लू और उन्हें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालना है, कंटेंट डालना है, कंटेंट डालना है, तो वो हर एक देश के साथ पैसेक्स करके पढ़ाते रहते हैं। सो दैट इज नॉट द पॉइंट है, यहाँ पे सिर्फ वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली मिलिट्री एक्सरसाइज जो इस साल की मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है दैट इज सी ड्रैगन। सी ड्रैगन 2022 कहां हो रही है? ये गुआम एयरबेस जो है, गुआम एयर एंड नेवल बेस जो यूएसए का है वहां पे हो रही है। कहां पे लोकेटेड है गुआम? इट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन, आइलैंड्स है गुआम, यूएसए के हैं, तो यहां पे हो रही है। इट इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, काफी सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्या इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है एक्सरसाइज में? आंसर इज यस, इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग। तो इसमें क्या है सी ड्रैगन में? इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर पे इस बार काफी ज्यादा फोकस है कि सबमरीन्स के खिलाफ कैसे अटैक कर सकते हैं। सो उस पर काफी ज्यादा फोकस है और इसमें जो कंट्री बेस्ट परफॉर्म करेगी, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? देखो एक तो क्वाड की सारी कंट्रीज कर रही हैं। क्वाड की कंट्रीज हम सबको पता है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। यूएसए तो होस्ट ही है, तो ये कंट्रीज तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। इसके अलावा दो और यूएसए के दोस्त, साउथ कोरिया, यूएसए का एक बहुत अच्छा दोस्त है, पुराना दोस्त है, एंड कनाडा जो यूएसए का पड़ोसी है। सो साउथ कोरिया एंड कनाडा आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग, एंड इन सब में जो बेस्ट परफॉर्म करेगा इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तो उसको जो अवार्ड दिया जाएगा दैट इज ड्रैगन बेल्ट अवार्ड। ठीक है, सो उसको ड्रैगन बेल्ट अवार्ड दिया जाएगा। सो बेसिकली सी ड्रैगन 2022 क्या है? एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो गुआम आइलैंड्स यूएसए के जो है इंडोनेशिया पैसिफिक ओशन में वहां पे हो रही है। मल्टीलेटरल है, क्वाड के चारों देश, उसके अलावा साउथ कोरिया और कनाडा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो जीतेगा उसे ड्रैगन बेल्ट मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर है? तो दिस इज सी ड्रैगन, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से इस बार के लिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखो, पहले तो जो सीएपीएफ की मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती थी उन पे क्वेश्चन नहीं आता था, सो आई डिडंट टीच देम। बट इस बार क्या हुआ, इफ यू वुड सी द पेपर, तो सर धवा पे क्वेश्चन आया था, नहीं आया था? इन द प्रीवियस ईयर सर धवा पे क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? क्विकली कमेंट करके बताओ। ओके बेटा, सारी बताऊंगा, डोंट वरी, सारी बता दूंगा फिलैंथ्रोपिस्ट, डोंट वरी। ठीक है, बिल्कुल सर धवा पे क्वेश्चन आया था ना, सो इसलिए अब एक दो जो सीएपीएफ की द्वारा जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी उन पे भी हम थोड़ा फोकस रखेंगे, बिकॉज एग्जामिनर है स्टार्टेड आस्किंग देम। सो सर धवा बीएसएफ के द्वारा एक प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस थी। ये राजस्थान के जो एरिया है वहां पे एक तरीके से कैपेबिलिटीज की चेकिंग जो बीएसएफ ने करी थी अपनी, उसको लेके जो ऑपरेशन था दैट वाज सर धवा। मिलान क्या है? मिलान मतलब किसी चीज को मिलाना नहीं होता। मिलान एक इंडियन नेवी के द्वारा करवाई जाने वाली मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। 2022 में ये अभी तक का इसका लार्जेस्ट एडिशन था। दिस वाज द बिगेस्ट एडिशन। 40 से ज्यादा देशों की नेवीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडियन नेवी इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। और एक और इस बार जो यूनिक चीज हुई, ये पहली बार ईस्टर्न फ्लीट में हुई थी। ज्यादातर ये वेस्टर्न साइड पे होती थी, बट इस टाइम ये ईस्टर्न साइड पे हुई है, एंड इट वाज होस्टेड इन विशाखापट्टनम। सो मोर देन 40 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट की जाती है
और विशाखापट्टनम में इट हैपेंड दिस टाइम, फर्स्ट टाइम हुआ था, ईस्टर्न फ्लीट ने इसको होस्ट किया था। ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो मिलान एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। ओके बिल्कुल, रशिया, यूएस, ऑल ऑफ देम पार्टिसिपेट, जितनी भी मेजर नेवीज है ना सब पार्टिसिपेट करती हैं। जो फ्रांस है ले लो, ऑल द मेजर नेवीज दैट आर एक्टिव इन द इंडियन ओशन दे पार्टिसिपेट इन दिस, ठीक है। सो मिलान इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट है एक्सपीएल 2020, ये आईपीएल नहीं है बेटा। एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज, पी स्टैंड्स फॉर पश्चिम एंड एक्सएल स्टैंड्स फॉर लहर। तो एक्सरसाइज पश्चिम लहर 2022 है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक इट वुड बी आस्क्ड। बेसिकली ये गुजरात के कोस्ट के पास क्या था, एक इंडियन सर्विसेज का ही आपस में कैसा कोऑर्डिनेशन है उसको चेक करने के लिए एक ट्रायल टाइप की एक्सरसाइज थी। तो इसमें जैसे हमारी जो मैरीटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है इंडियन नेवी के, वो पार्टिसिपेट किए एंड उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर नेवी ने चेक किया कि अगर दोनों साथ में कोऑर्डिनेट करके ये गुजरात के कोस्ट पे वर्क करेंगे तो हाउ इट वुड ट्रांसलेट इनटू रियल लाइफ एक्शन, ठीक है। तो ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए और इंटर सर्विस सिनर्जी के लिए ये पश्चिम लहर थी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक यू कैन इग्नोर इट, मतलब ना याद हो तो चल जाएगा, ठीक है। यू कैन अफोर्ड टू रीड एंड फॉरगेट वाला है। तो देयर आर सम टॉपिक्स विच आर रीड एंड फॉरगेट, इनको पढ़ो एंड नो नीड टू कमिट देम टू मेमोरी, अगर एग्जाम में आ गया तो रिकॉल कर जाओगे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो है एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन एक देखो दहेवी करके एक लैंग्वेज है इंडो आर्यन ग्रुप की, तो उस लैंग्वेज में एक्यूवेरिन वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्यूवेरिन वर्ड का मतलब होता है फ्रेंड। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश के साथ है, जो इंडिया का फ्रेंड है। अब इंडियन ओशियन में इंडिया का एक फ्रेंड देश कौन सा है, सो दैट इज मालदीव्स, ठीक है। सो धिवेही जो लैंग्वेज है, धिवेही एक मालदीव्स में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, उसमें एक्यूवेरिन का मतलब होता है फ्रेंडशिप, दोस्ती। और एक्यूवेरिन जो मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ऑब्वियसली इंडिया ने किसके साथ करी है, मालदीव्स के साथ करी है। अगर एग्जामिनर और टफ क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो बोल देगा कौन से आइलैंड्स में हुई है, या इसको ज्योग्राफी से लिंक करके पूछ सकता है कि जो काद धू आइलैंड है वो कहां लोकेटेड है। सो काद धू आइलैंड में हुई है मालदीव्स के, ठीक है। सो आइलैंड नाम ना भी याद रहे तो कार्ड याद कर लेना, काढ़ा पी रहे हैं मालदीव्स में बैठ के हनीमून में लोग, तो काढ़ा आइलैंड से याद कर लेना। एक्यूवेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया मालदीव्स इस बार हुई थी कहां पे, मालदीव्स के काढ़ू आइलैंड में, ठीक है। सिमिलरली देखो ये कैरेट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इंडिया का इसमें कोई लेना देना नहीं था, इंडिया वाज जस्ट अ पासर बाय देयर, बट स्टिल इट वाज अगेन आस्क्ड इन द एग्जाम। और ये मैंने पहले प्रेडिक्ट भी करा था कि ये आएगा, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम यूएसए एंड बांग्लादेश कोलैबोरेटेड टुगेदर, ठीक है। सो बांग्लादेश और यूएस नेवीज की जो एक जॉइंट एक्सरसाइज थी बे ऑफ बंगाल रीजन में, वो कैरेट एक्सरसाइज थी। फुल फॉर्म बहुत लंबी चौड़ी है, नॉट इंपॉर्टेंट। कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, अब मुझे ही याद नहीं रहती, सो आई वुडंट टेल यू द फुल फॉर्म, नॉट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बट अगेन इट वाज आस्क्ड, ठीक है। ठीक है, नहीं शिवम देखो मिलिट्री एक्सरसाइज हर एक देश के, इंडिया नेपाल की भी आप पढ़ोगे, मैं आपको हर एक कंट्री से मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ा सकता हूँ। सूर्य किरण पढ़ लो, इंडिया चाइना हैंड इन हैंड पढ़ लो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की कोई कमी नहीं है, बट मैं वही पढ़ा रहा हूं जो मेरे को इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है। सो दैट इज द यूटिलिटी ऑफ प्रचंड, कि कंटेंट को मिनिमाइज करना है, आपके दिमाग पर ज्यादा लोड ना पड़े, जो पढ़ा है सिर्फ उतने को याद करके जाओ, और आशा करेंगे कि इससे ही पेपर में आए, ठीक है। अगर मैं भी आपको वो 4 पेज की मिलिट्री एक्सरसाइज की पीडीएफ दे दूं और बोलूं कि इनमें से ही आएगी, तो बात सही है, इनमें से ही आएगी, बट याद थोड़ी रहेगी वो। टीचर का फायदा तो तब है जब मैं आपको कंटेंट रिस्ट्रिक्ट करके दूं, मिनिमम कंटेंट दूं और उससे पेपर फंसे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम ओनली टेकिंग दीज राइट नाउ, ठीक है। तो कैरेट हो गई। फाइनली एक और जो है दैट इज पैनिक्स। पैनिक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दिस ईयर। ये एक्चुअली बिम्स्टेक जो देश है ना, बिम्स्टेक देश कौन से है आपको पता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक जो देश है उनकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है पैनिक्स, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली HADR एक्टिविटीज जो होती है, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, उसको लेके ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके। अगर कोई डिजास्टर आ जाएगा तो कैसे मैनेज करेंगे, उसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ कैसे देंगे बिम्स्टेक देशों के साथ। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पुणे में हुई थी बिम्स्टेक देशों के साथ।
अच्छा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे कमेंट करके बताना बिम्स्टेक कौन से डेक्लेरेशन से फॉर्म हुई और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है। 2 क्वेश्चंस, बिम्स्टेक कौन से डेक्लेरेशन से फॉर्म हुई और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कमेंट करके मुझे बताना। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। नहीं, कॉर्पेट अलग है बेटा, कैरेट, कैरेट इज देयर। कॉर्पेट भी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल होता है, तो कॉर्पेट भी देखोगे तानाशाह आप, जो ये कई सारे प्राइवेट कोचिंग वाले हैं वो क्या कॉर्पेट को भी पढ़ाते रहेंगे। अगेन, कॉर्पेट इज नॉट अ मिलिट्री एक्सरसाइज, इट इज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो कोई भी 2 देशों की नेवी अगर साइड बाय साइड पेट्रोल करती है तो उसको कॉर्पेट बोल देते हैं, चाहे वो इंडिया सऊदी अरेबिया हो, इंडिया यूएई हो, ठीक है। सो कॉर्पेट इज नो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम, ठीक है। तो यही सब यार जो टेक्निकलिटीज है ये वही लोग बता पाएंगे, दोज हु आर रिलेटेड टू डिफेंस, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर, आई होप दिस मच मेक सेंस। ये वाले टॉपिक क्लियर हो गए। जितना बताया सिर्फ उतना ही याद करना है, नथिंग मोर देन दैट, बिकॉज आई एम ओनली रिमेंबरिंग दिस मच। ऐसे ही सेम तरीके से अगर आपको कंटेंट पढ़ना है जीके के लिए भी, एंड दैट टू फॉर फ्री, तो कैप्टन तिरंगा जीके का मसीहा भी चल रहा है। बीट हिस्ट्री, बीट पॉलिटी, बीट इकोनॉमी, बीट ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस कैप्टन तिरंगा में चल रही है। टेलीग्राम पे लाइव होती है, यूट्यूब पे अपलोड होती है। ज्योग्राफी काफी एक्सटेंट तक हम कर चुके हैं, पॉलिटी के भी 2 लेक्चर कर चुके हैं, सो यू कैन अटेंड दोस क्लासेस एज वेल। यू वुड फाइंड देम लाइव ऑन टेलीग्राम एंड रिकॉर्डेड वीडियोज ऑन वर्दीशाला का यूट्यूब चैनल। सो नेक्स्ट आ जाते हैं 84। 84 क्या है, देखो इट इज अ वर्ड प्ले। 80 को आप प्रोनाउंस करोगे तो 80 की तरह साउंड करेगा, 4 को करेगा तो 4, ठीक है। तो 84 एक्चुअली ये जो वेपन है इसका जो कैलिबर है दैट इज 84 का, तो नाम वहां से आया। 80 is also a word play on anti-tank because mostly it is used for anti-tank operations. So इंडिया ने रिसेंटली ये 84 जो वेपन सिस्टम है ये खरीदा है। कहां से? ये जो साब एक कंपनी है स्वीडन की जो बोफोर्स भी बनाती है, उसी से ये 84 मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम हमने खरीदा है। 84 क्या है, ये आपने वो तालिबान को देखा होगा, ऐसे कंधे में खड़े होकर वो रॉकेट लॉन्चर जैसे जो होते हैं मारते हैं टैंक पे और टैंक उड़ जाता है। सो एसेंशियली उसी काइंड का इंस्ट्रूमेंट है 84, एंड इंडिया हैज प्रक्योर्ड इट रिसेंटली। सो क्वेश्चन आ सकता है दैट 84 क्या है एंड कहां से प्रक्योर हुआ है। सो यू मस्ट बी रेडी विथ द नॉलेज कि 84 इज व्हाट। 84 इज रॉकेट लॉन्चर काइंड ऑफ सिस्टम, और ये इंडिया ने किस देश से प्रक्योर किया है? स्वीडन देश की जो साब कंपनी है उससे इंडिया ने इसको प्रक्योर किया है। ये वही कंपनी है जो ब्रह्मोस मिसाइल भी आपकी बनाती थी, ठीक है। ओके, सो दिस मच इज क्लियर। एनी डाउट टिल नाउ? इफ यू हैव प्लीज आस्क। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, दुविधा है, शंका है, तो आप प्लीज पूछिए, हिचकिए मत, बिकॉज आप क्वेश्चंस पूछेंगे देन आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। नो डाउट इज स्टूपिड, नॉट आस्किंग अ डाउट इज स्टूपिड, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड देन। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा इसमें थीम नजर आ रहा है दैट इज AK-203। दिस वाज अगेन अ लॉट इन न्यूज, बट इसमें फिर पीएचडी नहीं करने लग जाना। इसमें ऐसा नहीं करना है कि एकदम उसकी तह तक घुस गए और फिर जब तक AK-203 चलाई नहीं तब तक माने नहीं, ऐसा नहीं है। बस हमें मोटी मोटी चीज याद करनी चाहिए। ये इंडिया में 6 लाख AK-203 का ऑर्डर दिया हुआ है, और ये इंडो रशिया की एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, उसके अंदर ये फॉर्म की जाएंगी। और कहां पे फॉर्म की जा रही है? ये डिफेंस जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है यूपी में, उसमें जो अमेठी शहर है, तो अमेठी में दीज वेपन्स वुड बी फॉर्म AK-203। ओके, सो AK-203 का बस इतना ही याद रखना है। अब AK-203 का एडवांटेज ओवर AK-47 क्या है, या इंसास, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इंसास को रिप्लेस करेगी। सो कैसे ये इंसास से बेहतर है? अभी मिलिट्री टेक्नीशियन नहीं बनना, पहले सेलेक्ट हो जाओ फिर करेंगे, ठीक है। सो AK-303 6 लाख के करीब करीब खरीद करने का एग्रीमेंट है। इनमें से कुछ जो है वो इंडिया में बनाई जाएंगी, और कहां पे बनाई जाएंगी? इंडिया के जो अमेठी शहर है वहां पे बनाई जाएगी, ठीक है। इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड करके जो फर्म होगी IRRPL, दैट वुड बी मेकिंग इट। तो एसेंशियली बस इतना ही अपने को याद करना है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो अमेठी वाला सेक्शन है वहां पे इट वुड बी बीइंग मेड, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। सो इनॉग्रेशन किसने किया? मोदी जी ने। राहुल पे क्या तंज कसा AK-203 को लेके? नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है INS खुखरी। INS खुखरी देखो 2 हैं, एक ओरिजिनल थी
सो ओरिजिनल वाली के नाम पे ही ये नई वाली आईएनएस खुकरी को रीनेम किया गया। ओरिजिनल वाली क्या थी यार, ये इट इज वन ऑफ द सैड पार्ट ऑफ द इंडियन नेवी, दिस इज द ओनली शिप ऑफ इंडिया दैट हैज बीन संक इन एन ऑपरेशन। सो पाकिस्तान ने 1971 वॉर के टाइम पे आईएनएस खुकरी को सिंक कर दिया था, एंड इट्स इंडियाज ओनली शिप जो सिंक हुई थी एनिमी अटैक में, ठीक है। सो आईएनएस खुकरी इज देयर, उसके नाम पे रीनेम करके एक दूसरी आईएनएस खुकरी बाद में फॉर्म की गई थी। खुकरी आपको पता है गोरखा रेजिमेंट के उससे इंस्पायर्ड है। सो आईएनएस खुकरी रीनेम करके एक दूसरी शिप को आईएनएस खुकरी का नाम दिया गया था, और ये रिसेंटली डीकमीशन हुई है, इसलिए न्यूज में इट इज अ कॉर्वेट, ठीक है। रिसेंटली इट हैज बीन डीकमीशन, और डीकमीशन करके क्या हुआ है इसमें, इसको डीकमीशन करके इट हैज बीन टर्न्ड इनटू अ मॉन्यूमेंट, इसको एक तरीके का म्यूजियम या म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। और ये म्यूजियम कहां पे है, सो दिस म्यूजियम किस यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया, ये पता होना चाहिए। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आईएनएस खुकरी पे कि किस पे इसको डीकमीशन करके किनको ये दे दिया गया। सो दीव जो है, दीव जो गुजरात के पास लोकेटेड है, दमन एंड दीव वाला, दीव एडमिनिस्ट्रेशन को इसको दे दिया गया, एंड दे वुड बी मेंटेनिंग इट एज अ म्यूजियम। सो ये आ सकता है आईएनएस खुकरी रिसेंटली डीकमीशन्ड हैज बीन टर्न्ड इनटू अ म्यूजियम वेयर, सो इट हैज बीन टर्न्ड इनटू अ म्यूजियम एट दीव, ठीक है। ओरिजिनल आईएनएस खुकरी के बारे में भी पता होना चाहिए, ये कई बार स्टैटिक डिफेंस जीके में क्वेश्चन आ जाता है, ऑल्दो इंडिया ऐसे डायरेक्टली पूछना अवॉइड करेगा, बट अगेन अगर कभी क्विज वुइज चल रहा हो तो वहां पे, स्पेशली जब मैं एनडीए में था, सो एनडीए में मेजर रोहित आते थे हमारे यहाँ क्विज करने से, ही इज एन एक्स एएफएमसी। सो उन्होंने हमसे ये ओरिजिनली एक बार क्वेश्चन पूछा था, द ओनली इंडियन शिप टू गेट संक ड्यूरिंग द वॉर 1971 वाज आईएनएस खुकरी, तो तब का मुझे ध्यान है। नेक्स्ट इज संधायक। व्हाट इज संधायक? ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड लार्ज सर्वे वेसल है। सर्वे वेसल यानी क्या, देखो इंडियन नेवी को एक फर्स्ट लार्ज सर्वे वेसल जो इंडिजीनियसली बना है, उसका नाम है आईएनएस संधायक। तो पूछ लिया जाए संधायक क्या है, तो ये इंडिजीनियसली मेड फर्स्ट लार्ज सर्वे वेसल है। मतलब क्या, ये शिप पानी में जाएगी, फिर ये क्या करेगी, हाइड्रोग्राफी स्टडी करेगी कि अच्छा ओशियन के किस पार्ट में कौन सी रिसोर्सेज है, अच्छा ओशियन में कहां से रास्ता बनाया जा सकता है, अच्छा कहां पे ओशियन का टेम्परेचर कैसा है, अच्छा ओशियन में कहां पे मिनरल्स पाए जा सकते हैं। तो इस तरीके का जो सर्वे करने के लिए जो फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड आपकी वेसल है, उसका नाम संधायक है, और ये किसको सौंप दी गई है, इंडियन नेवी को सौंप दी गई है, ठीक है। ओके, किसने बनाई है, इंडिया में ही बनाई जा रही है। ये जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स करके कंपनी है वो बना रही है, नॉट इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा कौन बना रही है, बट इंडिजीनियसली बिल्ड है, जीआरएससी जो है वो इसको बना रहा है, ठीक है। इसमें आगे इस सीरीज में और भी आएंगी, बट अभी जो है वो यही वाली है, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, इससे एक और चीज मेरे ध्यान में आई यार, इंडियन नेवी का एक 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन है जिसको किलर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो इंडियन नेवी 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन जिसको किलर्स भी बोलते हैं, उसको प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड जो एक बहुत डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है, वो रिसेंटली दिया बिकॉज दे पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन विजय एंड ऑपरेशन पराक्रम। तो 22nd स्क्वाड्रन मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन नेवी जिसको किलर्स भी बोलते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड दिया गया, अ वेरी हाई ऑनर दैट इज बीइंग गिवन। तो यहीं पे ये तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है एमटी न्यू डायमंड। सो एमटी न्यू डायमंड क्या है, बेसिकली एक प्राइवेट वेसल था, ये ऑयल कैरी करता था, और ये फिर इसमें आग लग गई, फिर इंडिया की कोस्ट गार्ड, इंडिया की नेवी ने इसको बुझाने के लिए मदद की, और इसके लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें रिवॉर्ड कराया। सो दैट इज द स्टोरी। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में लोग पढ़ाएंगे कि कहां पे सिंक हुई, कोलंबो के कोस्ट के पास, ऑल ऑफ दैट नॉट इंपॉर्टेंट। एमटी न्यू डायमंड क्या है, हमने देख लिया, एक ऑयल वेसल था प्राइवेट जिसमें आग लगी, और इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने उस आग को बुझाने में मदद की, जिसके लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें रिवॉर्ड किया। नेक्स्ट है नाविक, बहुत लंबे टाइम से न्यूज में रहा है। नाविक इज एसेंशियली इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो जैसे यूएसए का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जैसे यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, जैसे चाइना का बाइडू है, दूसरा वाला नहीं बेटा, बाइड्यू, ठीक है, जो आप सोच रहे हो वाला नहीं, ठीक है। ऐसे ही ग्लॉसनेस कौन सी कंट्री का है बताना कमेंट करके। सो हर एक कंट्री ने अपने ऐसे ओन नेविगेशनल सिस्टम डेवलप किया। तो इंडिया का जो नेविगेशनल सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज नाविक।
सो उसको ही और ज्यादा रिफाइन करके उसका एक्सेस अब दुनिया के और देशों को भी देने की कोशिश की जा रही है, ये डोमेस्टिक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। सो ये अब इंडिया के बाहर जो और देश हैं इंडियन ओशियन रीजन में, उनको भी ये एक्सेस दिया जाएगा। और तो इसको लेके काफी ज्यादा वो है, प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। और अब क्या है, जो ओप्पो के फोन्स आते हैं ना, उसमें भी ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो ओप्पो के फोन्स है उनमें जीपीएस की जगह ये नाविक वाला सिस्टम यूज किया जाएगा। अगेन जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बट नाविक क्या है अपने को इतना पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका पिनाका एक्सटेंडेड रीच। तो पिनाका बस आपको यहाँ ये पता होना चाहिए, रीच कितनी बड़ी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पिनाका? पिनाका इज अ मल्टी बैरल। पिनाका क्या है? क्विकली टेल मी इन द कमेंट्स, देयर इज सम इशू विथ इरेजिंग द स्लाइड, या नाउ इट इज फाइन। सो पिनाका क्या है, कमेंट करके बताओ। इट इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, बिल्कुल सही, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज एंटायरली इंडिजीनियसली डेवलप्ड। जो पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है वो एंटायरली इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। और इसका फायदा क्या होता है, एरिया डिनायल करना है, तब इसको काफी ज्यादा, किसी को एरिया डिनायल करवाना है तो उसमें यूज किया जाता है। और डीआरडीओ ने डेवलप किया, हम सबको पता है। तो ये एक्सटेंडेड रीच वाले में कुछ नहीं हुआ, इसकी रेंज बढ़ा दी गई है, अप टू 45 किलोमीटर तक अब ये जा सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट। यस, सो आई वुड अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स यार, जितने भी साथी सेशन को देख रहे हैं, प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। आप अपने दोस्तों के साथ सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए, बिकॉज दैट इज द ओनली मोटिवेशन दैट वी हैव टू कंटिन्यू दीज सेशंस। अगर आप लोग लाइक शेयर करेंगे देन इट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर अस, बिकॉज दैट इज द ओनली मोटिवेशन फॉर अस टू ब्रिंग ऑल दोज कंटेंट, ठीक है। और हम कोशिश भी करेंगे कि यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम आगे कर पाए। सो नेक्स्ट है संत मिसाइल। वैसे तो संत और मिसाइल आपस में कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ टर्म्स है, बट यहाँ संत का मतलब क्या है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। सो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल क्या है, ये एसेंशियली अब हेलीकॉप्टर अगर उड़ रहा है, तो हेलीकॉप्टर से अगर आपको कोई टैंक को अटैक करना है, तो हेलीकॉप्टर से लॉन्च एक मिसाइल है जो सीधे जाके टैंक को डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ मिसाइल जो डेवलप की गई है, किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा आ गई है। तो ये मिसाइल जैसे आपका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक है, नीचे कोई टैंक सपोज पाकिस्तान का है, तो यहां से मिसाइल जाएगी और सीधे टैंक को जो डिस्ट्रॉय कर देगी, डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई मिसाइल, दैट इज स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो संत वेपन सिस्टम क्या है, इट इज एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च होता है एंड इसकी रेंज अप टू 10 किलोमीटर है। तो काफी एडवांस्ड वेपन है संत मिसाइल। नेक्स्ट है स्मार्ट। स्मार्ट वेपन क्या है, ये एक स्मार्ट इज एसेंशियली अ टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होता है, देखो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हमने देखा था, मिलिट्री एक्सरसाइज अभी कौन सी चल रही है, सी ड्रैगन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। तो ये जो स्मार्ट टॉर्पीडो है, ये भी एक तरीके से सबमरीन्स को अटैक करने के लिए। ये क्या है, ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम है। सो समझते हैं स्मार्ट में क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होगा, टॉर्पीडो यानी आपकी सपोज कोई शिप है, आप यहाँ पे कोई शिप है या यहाँ पे कोई सबमरीन है, ठीक है, आप इनको अटैक करना चाहते हो, तो टॉर्पीडो की रेंज बहुत छोटी होती है। बट अगर आपने इसमें आप मिसाइल से असिस्ट कर दिया, सुपरसोनिक मिसाइल लगा दी इसमें मदद करने के लिए, तो ये सुपरसोनिक मिसाइल इस पेलोड जो टॉर्पीडो है उसको कैरी करेगी और दूर तक ले जाके अटैक करने की क्षमता देगी। सो स्मार्ट टॉर्पीडो सिस्टम एसेंशियली क्या करेगा, इट वुड हेल्प द इंडियन नेवी to attack the enemy ships and submarines at a very long distance। ठीक है, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर को हराएगा और इसकी रेंज बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। सो ये भी डीआरडीओ के द्वारा डेवलप्ड सिस्टम है। तो कई बार सवाल आता है व्हाट इज स्मार्ट डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, तो ये टॉर्पीडो सिस्टम है, नेवी के लिए बनाया गया है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर कोई शिप या सबमरीन को अटैक करना है, तो उसमें मिसाइल की मदद से टॉर्पीडो को कैरी करके, पेलोड को कैरी करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। दैट इज स्मार्ट टॉर्पीडो सिस्टम। बोथ संत एंड स्मार्ट आर डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ठीक है। ओके, सो दिस मच इज क्लियर। एनी डाउट टिल नाउ? नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक है सीडीएस। देखो सीडीएस को मैंने फुल फॉर्म उत्कर्ष मत याद करो, आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपको नई फुल फॉर्म बता रहा हूं, बिकॉज मैं भी उनको कंप्लीटली याद नहीं कर रहा हूं। सो स्मार्ट में बस याद कर लो कि सुपरसोनिक मिसाइल होगी एसएम, और ये टॉर्पीडो को असिस्ट कर रही होगी। सो और संत में हमने देखा क्या, वो एंटी टैंक है, एएनटी इज एंटी टैंक वाला, ठीक है। और क्या, हेलीकॉप्टर से लॉन्च होगी, तो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे, वहां आपको सिर्फ एलिमिनेट ही करना है, ठीक है।
ब्रह्मोस इंडिजीनियस आशीष पूछ रहे हैं, देखो ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर। ब्रह्मोस जो मिसाइल है ना, दैट इज एसेंशियली अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इसीलिए आप देख रहे हो अभी भी जो यूक्रेन के साथ रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया ने अभी भी, अगर आप ऑफिशियली देखोगे, उसको इन्वेजन नहीं बोला है। दुनिया के मेजोरिटी ऑफ देश बोल रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड कर दिया, आपके न्यूज चैनल वाले भी यही बोल रहे हैं, बट इंडिया ने उसको इन्वेजन नहीं बोला, इंडिया ने उसको बोला है स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ऑपरेशन। तो कल को जब आप एसएसबी में भी जाओ ना, यही वर्ड यूज करना, दैट द रशिया हैज कंडक्टेड अ स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ऑपरेशन, बिकॉज दिस हैज बीन द स्टैंड ऑफ इंडिया इन यूएन। इंडिया ऑल्सो एब्सटेन्ड ऑन द वोट, और एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट में इंडिया ने बोला इट इज अ स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ऑपरेशन। इंडिया डिडंट यूज द वर्ड इन्वेजन। वन ऑफ द रीजंस फॉर नॉट गोइंग अगेंस्ट रशिया इज इंडिया एंड रशिया का डिफेंस में बहुत डीप एंगेजमेंट है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है, दैट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया की जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके पोर्ट एवेन्यू है ये, और रशिया की जो मॉस्कवा रिवर है, उन दोनों के नाम से मर्ज करके इसका नाम ब्रह्मोस बना है, ठीक है। सो ऐसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, इंडिया रशिया काफी ज्यादा डिफेंस में डीपली इंटरमैच्ड है, सो दैट्स द रीजन। बट मोर ऑन दीज इन्वेजन्स एंड दीज थिंग्स लेटर, जब वो पढ़ेंगे। सो आई होप आपका डाउट अब क्लियर है। जिसने पूछा था, किसने पूछा था ये? किसने पूछा था? ओके, ठीक है, आशीष ने पूछा था, ठीक है आशीष। ओके, सो डाउट भी क्लियर है। तो ऐसी जो भी आप अगर लाइव क्लास में आओगे ना, आप अपने डाउट्स पूछ पाओगे, दैट्स द एडवांटेज। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हम सब जानते हैं फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत। सो एसेंशियली सीडीएस की जो रैंक है, दैट इज इक्वल टू सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी की उन्हें रैंक मिलती है। एंड नया सीडीएस कौन बनेगा, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, जब तक बन नहीं जाता। नो टाइम वेस्टिंग स्पेक्यूलेशन में कि जनरल एमएम नरावने बनेंगे कि कोई और बनेगा। जब बन जाएंगे तब उस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सीडीएस की पोस्ट को लेकर आपको और कुछ पता होना चाहिए। इट इज अ 4 स्टार रैंक या 5 स्टार रैंक है, पहले ही बताओ, या 3 स्टार रैंक है? दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर हमें मोटिवेशन नहीं आ रहा, पेपर इतना पास आ गया है, वी आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड। तो बेटा, कल इंस्टाग्राम पे वर्दी टॉक्स का सेशन हुआ था लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर सर के साथ। बहुत ही तोड़ू सेशन था। ही इज अ वॉर वेटरन। कारगिल वॉर के टाइम ही वॉज जस्ट अ यंग ऑफिसर एंड ही पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग द कारगिल वॉर ऑपरेशन। उसके बाद भी सर की लाइफ हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग। आप सभी जानते ही हैं सर को। तो सर के साथ इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन किया था। यू कैन गो एंड वॉच दो सेशंस। मोटिवेशन 100% पहुंच जाएगा। अगले 25 दिन ऐसा पढ़ोगे जैसा चीता पढ़ता है, ठीक है। और ऐसे काफी सारे शोज हम और भी करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, वर्दी टॉक्स, और भी काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट इंस्टाग्राम पे पड़ा है। सो मेक श्योर यू वॉच दोस कंटेंट एंड ज्वाइन देयर। इसके अलावा इसकी हम यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी बाद में डालेंगे आफ्टर एडिटिंग। बट या, इफ यू वांट टू वॉच इट, गो एंड ज्वाइन द इंस्टाग्राम। और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग काम वहां पे होता रहता है, ठीक है। सो वर्दी टॉक्स में दैट हैज हैपेंड, और भी पुराने वर्दी टॉक्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस का जो एक और टॉपिक है, दैट इज अभ्यास। व्हाट इज अभ्यास? अभ्यास इज प्रैक्टिस, हिंदी में सबको पता है। सो सेम चीज यहां पे भी हो रही है। अभ्यास इज टारगेट प्रैक्टिस, ठीक है। तो टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए जो एक टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने बनाई है, उसको उन्होंने नाम दिया अभ्यास। जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। सो इट इज एसेंशियली हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हीट करके बोलते हैं। डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। इसमें क्या है, इसमें एक एरियल व्हीकल सिस्टम से इस चीज को लॉन्च किया जाएगा, फिर टारगेट करेंगे हम अपनी मिसाइल से कि वो इनको हिट कर पाती हैं या नहीं, ठीक है। सो एसेंशियली ये क्या करेगा, ये हमारी जो मिसाइल्स है उनकी एक्यूरेसी डेवलप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ठीक है। सो एसेंशियली किस में हेल्प करेगा, अगर कोई हमारा ये टारगेट फेंका, जैसे आपने वो देखा है स्कीट शूटिंग, उसमें ऐसे क्ले की वो डक हंट में आपने देखा हो कि ऐसे टारगेट मूव करता है, फिर आप हिट करते हो। सो सिमिलरली हमारी जो एयरक्राफ्ट है उनमें मिसाइल लगी होंगी और इनको अभ्यास को लॉन्च किया जाएगा। दीज आर HEAT, एक्सपेंडेबल टारगेट्स। एक्सपेंडेबल का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडेबल का कोई इंग्लिश के लिए भी क्वेश्चन है, जरा कमेंट करके बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडेबल? एक्सपैंड अलग होता है बेटा, EEXPAND
PAND वाला होता है फैलना, ठीक है। सो हाई स्पीड, H इज हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, यानी बहुत तेजी से जाएगा। एक्सपेंडेबल यानी इसको यूज एंड थ्रो वाला है, इसको आप फेंक सकते हो, ठीक है। एक्सपेंड कर सकते हो, फेंक सकते हो। इट इज नॉट कि इसको फिर यूज के बाद रखना ही है। यू कैन यूज एंड थ्रो इट। एरियल टारगेट यानी हवा में मूव करेगा और आपकी मिसाइल्स इसको अटैक करेंगी। तो अभ्यास हैज बीन बिल्ड बाय DRDO। इट इज अ हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है व्हाट इज अभ्यास, किसने डेवलप किया, क्या है, वो हमने समझ लिया, ठीक है। ओके, एनी डाउट टिल नाउ प्लीज आस्क, अगर इतने में कोई डाउट है तो। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, फुल फॉर्म नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहां देखो एमसीक्यूज की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उसमें आपको आंसर पता होना जरूरी नहीं है, आपको यह पता होना चाहिए कौन से गलत है, ठीक है। ठीक है, सो अभ्यास देख लिया। नेक्स्ट है अग्नि पी मिसाइल। तो अग्नि हम सभी को पता है, अग्नि वॉज डेवलप्ड अंडर द IG इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP के अंदर इसको डेवलप किया गया था। अब्दुल कलाम साहब वॉज द पाइनियर पर्सन एंड उनके द्वारा ही ये पूरा IGMDP का प्रोग्राम लेड किया गया था एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन एफकैट के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अगर मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी को बोलते हैं तो मिसाइल विमेन किसे बोलते हैं? कमेंट करके बताओ। अगर मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू दिस, मिसाइल वुमेन किसको बोलते हैं? एंड वन ऑफ द रीजन उनको मिसाइल वुमेन बोलते हैं इज बिकॉज शी वर्कड अ लॉट ऑन द अग्नि मिसाइल सिस्टम, ठीक है। सो लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। ओके, सो अग्नि मिसाइल्स की एक नई जनरेशन जो आई है, अग्नि इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि इज अ बैलिस्टिक काइंड ऑफ मिसाइल। तो अग्नि पी उसकी नई जनरेशन आई है एंड इट इज हैज बीन टेस्टेड रिसेंटली। तो जो व्हीलर आइलैंड होता था ना, व्हीलर आइलैंड, ये भी आपको स्टैटिक जीके का चलो बता ही देता हूं। व्हीलर आइलैंड होता था ना उड़ीसा के कोस्ट के पास, इसका नाम बदल के अब्दुल कलाम आइलैंड ही रख दिया गया। एंड मेजोरिटी ऑफ द मिसाइल टेस्टिंग इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है वहां पे चांदीपुर के पास। सो व्हीलर आइलैंड का नाम बदल के अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया। इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्टिंग रेंज चांदीपुर उड़ीसा के पास है। मिसाइल वुमेन कौन है? टेसी थॉमस मैडम। सो शी इज कॉल्ड एज द मिसाइल वुमेन। सो अग्नि पी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल ही है, हैज बीन रिसेंटली डेवलप्ड। अग्नि का ही अपडेटेड वर्जन है, 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। सो ऐसी जो इंडिया की मिसाइल्स है ना, उनके आपको कुछ कुछ पता होने चाहिए जो पुरानी जनरेशन की मिसाइल्स है, बिकॉज दे आर स्टिल बीइंग अपग्रेडेड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ABD रिसर्च सेंटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, अब इसकी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना अपने लिए, जस्ट ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहां पे सेटअप किया गया है। एडवांस बायोलॉजिकल डिफेंस रिसर्च सेंटर DRDO के द्वारा ही स्टैब्लिश किया जा रहा है। DRDO के अंदर ही एक इंस्टीट्यूशन है जो फॉर्म किया जाएगा। व्हाट इज दिस? एडवांस बायोलॉजिकल डिफेंस, एडवांस बायोलॉजिकल डिफेंस रिसर्च सेंटर है। कहां पे सेटअप किया जाएगा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में इट वुड बी सेटअप। क्या होगा इसमें? सो देखो, आपने देखा भी कोविड को कई लोग बायो वॉरफेयर का एग्जांपल बोल रहे थे। इट वॉज सेड कि कई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी दैट इट इज अ बायो वॉर स्टार्टेड बाय चाइना अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ दैट। सो इन फ्यूचर इन केस ये 1% भी जो ये अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अगर इसमें इवन देयर इज एन आयोटा ऑफ ट्रूथ, तो हमें बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए रेडी रहना चाहिए। तो इसीलिए एक सेपरेट एडवांस बायोलॉजिकल डिफेंस रिसर्च सेंटर MP में ग्वालियर जो शहर है वहां पे DRDO सेटअप कर रहा है और वो इंश्योर करेगा कि फ्यूचर में अगर कभी ऐसा बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है तो हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। इट वुड बी डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस बायोलॉजिकल वॉरफेयर की डोमेन, ठीक है। ठीक है, तो कोई ऐसा वायरस जो आके हमें अटैक ना कर जाए और क्या क्या सेफगार्ड्स होने चाहिए, क्या क्या वेपनरी हमारे पास होनी चाहिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई गेस इस पे क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। एडवांस बायोलॉजिकल डिफेंस रिसर्च सेंटर कहां सेटअप हो रहा है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में DRDO सेटअप कर रहा है और क्या इसका रोल है वो हमने समझ लिया। नेक्स्ट है प्रलय मिसाइल। ये अगेन एक सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल्ड मिसाइल है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एंड रिसेंटली इसको भी DRDO ने डेवलप किया है। सो एग्जाम में सवाल आएगा व्हाट इज प्रलय?
तो ये प्रचंड के बाद आने वाली प्रलय नहीं है, ये प्रलय एक अलग से मिसाइल सिस्टम है। कैसा मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस लॉन्च होने वाला मिसाइल है। जनरली जो शॉर्ट डिस्टेंस मिसाइल होती है वो सरफेस टू सरफेस कई बार होती है। 150 से 500 किलोमीटर की रेंज है, तो अप टू 500 किलोमीटर को लॉन्च कर सकते हैं। सरफेस टू सरफेस कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है। कैनिस्टर यानी इसको आप, वो एक टेट्रा का ट्रक है, सपोज टेट्रा ट्रक है ना, वो टाटा के जो कोलैबोरेशन के साथ बनाए थे उन्होंने, उसमें ऐसे कैनिस्टर्स कैरी होंगे और उससे आप मूव करके, ट्रक मूव करेगा इसके ऊपर से, वो जो आप 26 जनवरी की परेड में देखते हो, तो उनसे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा इंडिजिनियसली डेवलप, अप टू 150 से 500 किलोमीटर की रेंज, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल, फ्यूल्ड बाई सॉलिड प्रोपेलेंट्स। ठीक है, तो प्रलय मिसाइल क्लियर है? ओके, ठीक है। एस 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 वो तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इट्स दैट्स अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दैट इज डिफरेंट। जो S-400 ट्रायम्फ की बात करो आप, या थर्ड यूएसए की बात करो, दोज आर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी रहते उसमें ही है, ट्रक्स में ही रहता है। ठीक है, उत्पल सॉलिड का मैंने ये बोला कि देखो फ्यूल तो चाहिए ना, मिसाइल चलेगी किस पे? फ्यूल पे। तो कई बार ऐसा होता है लिक्विड हाइड्रोजन होती है, कहीं पे लिक्विड ऑक्सीजन होती है फ्यूल। कई बार मेजॉरिटी जो फास्ट इनिशियल हैवी थ्रस्ट चाहिए होता है मिसाइल्स को, जो इनिशियल स्टेज का थ्रस्ट होता है, उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट यूज किया जाता है, सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। ओके, सो प्रलय मिसाइल देख ली। नेक्स्ट है असिग्मा। असिग्मा क्या है? असिग्मा जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, हम लोग टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, ऐसी भारत की जो डिफेंस है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी हो, तो उसी को नाम दिया गया असिग्मा। ठीक है, और ये जो आर्मी का वाइड एरिया नेटवर्क होता था उसको रिप्लेस करेगा। अब जो न्यू जनरेशन वेब बेस्ड एप्लीकेशन है उसको नाम दिया गया है। तो असेंशियली इसको आप फौजी व्हाट्सएप समझ सकते हो, मोटा मोटा समझने के लिए। मैसेजिंग सिस्टम है, सिक्योर्ड मैसेजिंग सिस्टम है फॉर द डिफेंस फोर्सेस। सो असिग्मा क्या है? फौजी व्हाट्सएप। ठीक है, तो कल को जब एनडीए में चले जाओगे तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करोगे, किस पे मैसेज करोगे? असिग्मा पे। ठीक है, तभी तो आप सिग्मा मेल हो। ठीक है, सिग्मा मेल्स के व्हाट्सएप के लिए बीटा मेल क्या यूज करते हैं? बीटा लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप, सिग्मा लोग यूज क्या करेंगे? असिग्मा। ठीक है, ओके, सो दिस मच इज क्लियर, असिग्मा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर। तो ये भी एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया है, और कहां पे सेटअप किया है? दिस हैज बीन सेटअप इन लखनऊ। डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूपी की जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवेज की ऑर्गेनाइजेशन है यूपी आईडा, उसके साथ मिलके ये सेटअप किया डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर। तो डिफेंस की जो फर्दर टेक्नोलॉजीज है उनको टेस्टिंग के लिए हाईवेज पे, जैसे आपने देखा होगा लैंड एक्सप्रेसवेज पे लैंडिंग दिखाई गई थी वेरियस फ्लाइंग जेट्स की। तो एसेंशियली ये टाई अप है कि कैसे जो एक्सप्रेसवेज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सेक्टर्स हैं वो कैसे डिफेंस के साथ टाई अप कर सकें। तो ये लखनऊ में पहला सेटअप किया गया डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर। यूपी एक्सप्रेसवेज की जो अथॉरिटी है उसने डीआरडीओ के साथ मिलकर सेटअप किया है। कहां पे? लखनऊ में। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, रीड एंड फॉरगेट। ठीक है, बट क्योंकि आपको वो प्राइवेट कोचिंग वाले, मॉक वाले काफी ज्यादा ये क्वेश्चन करा के डराएंगे, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज क्लियर, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। सो नेक्स्ट है P-15B। देखो ऐसे भी काफी सारे नेवी के ऑपरेशन है, P-15B, P-71। अगर आप 2005-7 के आसपास के सीडीएस के पेपर देखोगे ना, तब इस तरीके के काफी सवाल आते थे, बट अब अगर आप देखोगे तो ऐसे सवाल आ नहीं रहे ज्यादा। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कवरेज, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग वाले कराएंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, बट अगेन आई डोंट थिंक इस बार इस पे आएगा, बिकॉज पुराने टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आते थे। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैव थैंकफुली नॉट बीन आस्क्ड, बिकॉज ऐसे काफी सारे मिशन है। तो जो प्रोजेक्ट P-15B है, ये किसके लिए, किसको बनाने के लिए? दिस इज फॉर स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर यानी जब वो समुद्र में मूव करे तो किसी को पता ना चले। जैसे अपने निंजा कमांडोज, मार्कोस मूव करते हैं ना, कि किसी को भनक तक नहीं लगती। दे आर जस्ट लाइक शैडो, घोस्ट फोर्स बोलते हैं, कि पता ही नहीं चलता, आए अंदर घुसे, काम तमाम किया एंड आउट। सेम काम करता है स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। इट वुडंट बी इजीली नोटिस्ड बाय एनिमी रडार्स। अपना काम करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा एनिमी बेस शिप, सबमरीन को, एंड वुड मूव बैक। तो स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जो इंडिजीनियसली बिल्ड किया जा रहा है, दैट इज मोरमुगांव।
मुर्मुगांव जगह कहां पे लोकेटेड है ये मुझे कमेंट करके बताना जरा। तो प्रोजेक्ट 15B में क्या बनाए जा रहे हैं? स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं इंडियन नेवी के लिए इंडिजीनियसली। INS मुर्मुगांव है स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जो पहला बना है इस श्रृंखला में, और इसकी अभी सी टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, मजगांव शिप डेक जो है वहां पे इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, मुर्मुगांव। ठीक है, सो दैट इज प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स फॉर इंडियन नेवी बनाने के लिए। बट देख लो ताकि मॉक्स में आपको दिक्कत ना है। ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। गोवा, बिल्कुल गोवा का ये पोर्ट है। ठीक है, हाँ, सो ये हो गई कुछ बातें रिटर्न किया। अब देखो, रिटर्न इज जस्ट अ स्टेप इन योर जर्नी। रिटर्न क्वालिफाई भी कर लोगे, उसके बाद एसएसबी तो करनी है। और मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, हैरान हो जाता हूँ, 25-25 हजार के लोग एसएसबी के कोर्सेज खरीद लेते हैं 10 दिन के, 5 दिन के। मैं ये देख के भी सरप्राइज हूं कि एक एक दिन की वर्कशॉप के लोग 999, 90 मतलब चंदा मांग लेते हैं। ठीक है, कल की मुजाहिद एसएसबी कंप्लीट एसएसबी का फ्री कोर्स है, चाहे वो स्टेज 1 हो स्क्रीनिंग हो, चाहे वो स्टेज 2 हो कोर एसएसबी हो, चाहे चेतेश्वर पुजारा बनना हो, चाहे क्रिस गेल बनना हो, दोनों ही चीजों को बनाने के मादा रखती है कल की सीरीज मुजाहिद एसएसबी। सो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। अगेन ये यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियोस इसकी पड़ी हुई हैं, यू कैन गो एंड वॉच दोस वीडियोस। एसएसबी को लेके आपके जितने भी डाउट्स हैं, विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मी एंटायरली, सो यू कैन वॉच इट। ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ। डिफेंस अपडेट्स को आगे बढ़ाते हैं। सो ये देखो, जब ये जो डिफेंस अपडेट्स है ना, ये अक्रॉस द ईयर जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको मैं करूंगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा डिफेंस अपडेट्स का। एक और डिफेंस अपडेट्स का पार्ट आएगा, उसमें मैं जो एकदम अगर मार्च में भी कुछ गर्म हो गया डिफेंस का, जो पढ़ाना पड़ गया, तो वो मैं उसमें पढ़ा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, 1 करोड़ कपूरथला वाली स्कीम यहां नहीं है बेटा। यहां एसएसबी के लिए आपको घिसना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। वो 1 करोड़ कपूरथला वाली स्कीम एसएसबी की हमारी नहीं है। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग लैब और एआई सेंटर। तो जैसा आपको पता है, द फ्यूचर, द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज ऑन अवर डोर स्टेप्स। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो कीवर्ड बजवर्ड है वो यही सब है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इसीलिए फौज ने सोचा है कि हम पीछे क्यों रहे, तो इसीलिए इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्वांटम कंप्यूटिंग लैब और एक एआई सेंटर स्पेसिफिक फॉर्म किया है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताओ ये कहां पे फॉर्म किया है। At which place has this center been formed? Yeah, I can see your comments now. They were hidden. I hope now, yeah, अब दिख रहे हैं comments. Yes. So quickly tell me कहां पे ये सेटअप किया गया है। ऐसे ही एक और कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक भी डिफेंस ने सेटअप किया है। कहां पे सेट किया है वो? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे काफी सारे सेंटर्स सेटअप करते हैं। नॉट ऑल आर इंपॉर्टेंट। जैसे वो कल्पना चावला वाला मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं था चंडीगढ़, बिकॉज किसी हाई फाई जगह पे सेटअप नहीं किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे अगर सेटअप किया गया तो आई डोंट थिंक दे वुड आस्क, तो इसलिए मैंने वो इग्नोर कर दिया। पर मैं गारंटी देता हूं प्राइवेट कोचिंग की, अगर आप कैसी टेस्ट सीरीज या क्लास में जाओगे तो वो जरूर वो बात बताएगा कि कल्पना चावला, क्योंकि उसका नाम में फंस जाएगा वो कल्पना चावला। और फिर ये नहीं देखेगा कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन सेटअप कर रहा है तो वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑप्शन देगा क्या। हाँ, एटमोस्ट वो ये पूछ सकता है कौन सी जगह पे सेटअप है, देन द आंसर वुड बी कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। लेकिन इतना बड़ा नाम है कि वो एग्जामिनर अपना इतना स्पेस वेस्ट नहीं करेगा। तो कहां सेटअप हुआ है? चंडीगढ़ में। सो दैट इज द आइडिया कि आप चीजों को एनालाइज करें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी आपका कंटेंट रिड्यूस होगा, तभी आपको वो पीडीएफ डंप नहीं करनी पड़ेगी, एंड तभी मैं ये सीरीज अलग से बनाता हूं। ठीक है, सो कहां पे सेटअप हो रहा है? ये मऊ मध्य प्रदेश में, जो मऊ जगह है जहां पे मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, मऊ का मध्य प्रदेश का, वहां पे ये सेटअप हो रहा है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग लैब एंड एआई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डीआरडीओ इसको सेटअप कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? देखो, अभी जितने कंप्यूटर्स आपके होते हैं वो 0 या 1 पे वर्क करते हैं, दैट इज वो बाइनरीज पे वर्क करते हैं। बट जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो क्यूबिट्स पे वर्क करता है। सो इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी समथिंग इन बिटवीन। यानी जितने में आप इसको ऑब्जर्व करोगे उतने में ये अपना नेचर बदल लेगा। जैसे जितने में वो हमें कॉपी करते हैं, जितने में पिछले साल का जो हमारा कंटेंट था उसको वो अब कॉपी कर रहे हैं, हम अब जब वो हमें कॉपी करना शुरू होंगे तब तक हम बदल चुके हैं, हम और एडवांस हो चुके हैं।
सो वी शुड बी क्वांटम कंप्यूटिंग के लेवल का गेम, ठीक है। जब वो हमें ऑब्जर्व करें, क्वांटम नंबर्स को जब आप ऑब्जर्व करते हो, जितने में आप ऑब्जर्व करोगे उतने में वो नेचर बजा जाता है, इसीलिए वो सबसे एक कदम आगे रहते हैं, जस्ट लाइक प्रचंड, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, इसीलिए आप देखोगे इसकी जो प्रोसेसिंग है दैट इज वेरी वेरी फास्ट। क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत फास्ट होते हैं। जो एडवांस क्रिप्टोग्राफी है, चाहे बड़े बड़े पासवर्ड्स लगाए गए हो, अगर एक बार क्वांटम कंप्यूटिंग किसी ने रियलाइज कर ली तो फिर वो बड़े से बड़े पासवर्ड्स क्रिप्टोग्राफी को सेकेंड्स में तोड़ सकता है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। सो इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर को लेके हर एक डिफेंस और इंटरनेशनल साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस काफी एक्टिव है। सो क्विबिट्स पता होना चाहिए क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। एक क्वेस्ट करके एक चीज थी, मुझे कमेंट करके बताना, बहुत पुराना करंट अफेयर्स है, 1.5 साल पुराना, बट क्योंकि चर्चा कर ही रहे हैं तो व्हाट इज क्वेस्ट, ये कमेंट करके बताना, देखता हूं किसी को पुराना करंट अफेयर्स याद है। ये गाइस जब मैंने पहली करंट अफेयर सीरीज पढ़ाई थी 2 साल पहले, तब का करंट अफेयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटर टेरर कमिटी यूएनएससी की। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक सेपरेट कमिटी होती है। यूएन में एक प्रपोजल है दैट इज सीसीआईटी, काउंटर टेररिज्म को लेके एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाई जाए, उसको लेके देयर इज दिस प्रपोजल सीसीआईटी का। तो उसी को मॉनिटर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की एक काउंटर टेरर कमिटी होती है, और इंडिया में उसमें आफ्टर 10 ईयर्स इंडिया हैज अगेन बिकम अ मेंबर ऑफ दिस। तो अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है 2 चीजें। फर्स्ट, इंडिया का यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है अभी, हु इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस, पहला सवाल। ओके, सो ये भी बदलता रहता है, बट अभी प्रेजेंटली कौन है, दे आर एसेंशियली आईएफएस ऑफिसर्स, ठीक है। सो हु इज द आईएफएस ऑफिसर हु इज यूएन में इंडिया का, वो क्विकली टेल मी इन द कमेंट्स। काउंटर टेरर कमिटी, ठीक है, बिल्कुल इंडिया ही चेयर कर रही है, इंडिया इज चेयरिंग इट दिस टाइम। काउंटर टेरर कमिटी जो है, सो यस, ये मैंने क्यों पूछा, देखो इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन है और जो इस काउंटर टेरर कमिटी ऑफ यूएनएससी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, बिकॉज इंडिया इज द चेयरमैन। सो जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन है वही इस काउंटर टेरर कमिटी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर करेंगे। हु इज ही, टीएस तिरुमूर्ति, अगेन एन आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। सो सवाल आ सकता है काउंटर टेरर कमिटी ऑफ यूएनएससी के चेयरपर्सन कौन है, इंडिया चेयरपर्सन है, और इंडिया की तरफ से कौन है, टीएस तिरुमूर्ति, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, बिल्कुल आरएन सही जवाब, ठीक है। तो आरएन ने क्वेस्ट की भी फॉर्म बताइए, ग्रेट गाइस, ठीक है। काउंटर टेरर कमिटी, देखो प्राची, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर एक मूवमेंट चला था जो इंडिया ने ही लीड किया था, दैट इज सीसीआईटी। टेररिज्म की एक ग्लोबल डेफिनेशन हो, उस डेफिनेशन को ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, और टेररिज्म पे लेके एक कोई कॉमन नीति सारे देशों की बने, उसको लेके इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म सीसीआईटी करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हो पाया, सारे देश अपोज करते हैं, अमेरिका भी उसको अपोज करता है, पाकिस्तान भी उसको कई कई अलग अलग रीजंस पे अपोज करता रहता है। सो सीसीआईटी में इंडिया का टारगेट था कि एक ग्लोबल डेफिनेशन हो टेररिज्म की, बिकॉज अभी क्या होता है, एक देश का टेररिस्ट दूसरे देश का फ्रीडम फाइटर होता है। तो यूक्रेन के अभी जो लोग हैं वो यूक्रेन के देश के लिए फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं, लेकिन रशिया के लिए वो टेररिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज सीसीआईटी में क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ये ग्लोबल डेफिनेशन बनाना चाहती थी, इंडिया इसको लीड करता था। तो इसी इनिशिएटिव का जो वर्क होता है उसको ओवरसी करने के लिए काउंटर टेरर कमेटी है, ये और भी काफी रिजोल्यूशन पास करती है, अगर कहीं पर टेररिज्म है तो उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, वो सारा काम करती है। तो इसकी जो चेयरमैनशिप है इस बार इंडिया को मिली है, और टीएस मूर्ति साहब उसको, जो इंडिया के यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उनको इसकी अध्यक्षता का मौका अवसर प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। 10 साल बाद इंडिया इसको चेयर कर रही है, तो दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके, ठीक है। आई होप और कोई डाउट नहीं है इसमें। देखो गाइज, अगर आप लोग डाउट पूछोगे ना देन इट वुड बी बेटर, बिकॉज फिर मैं और भी एक्स्ट्रा चीजें जो मेरे को बतानी है, जैसे ये सीसीआईटी वाली बात निकल के आई, सो अगर आप इंटरैक्ट करोगे, ठीक है, तब आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस रहेगा, ठीक है, ओके, ठीक है।
नो डाउट। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया परमानेंट मेंबर यूएनएससी का क्यों नहीं है, वो तो एसएसबी का टॉपिक है, उस पर कभी अलग से डिस्कस करेंगे। बट हाँ, एक चीज है, देयर इज समथिंग विच अपोजेस इंडियाज एंट्री विच इज कॉल्ड एज कॉफी क्लब। इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बन पाया? इंडिया अभी टेम्पररी मेंबर है इस टाइम पे, नॉट अ परमानेंट मेंबर। तो देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन यूएनएससी एंड 10 टेम्पररी मेंबर्स। तो इंडिया इज वन ऑफ द टेम्पररी मेंबर्स। इंडिया परमानेंट मेंबर इसलिए नहीं बन पाया, अपार्ट फ्रॉम मेनी फैक्टर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कॉफी क्लब। कॉफी क्लब या इसको यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप भी बोलते हैं। सो दिस ग्रुप अपोजेस इंडियाज एंट्री। अब आपका नो डाउट्स फॉर गेसिंग, वन ऑफ द मेंबर्स इन दिस ग्रुप वुड बी पाकिस्तान। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन एक बार कॉफी क्लब पे सीएपीएफ के पेपर में आया था, सो इसलिए ये पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। क्या होता है ये भी कमेंट करके बताना। तो जितना आप क्वेश्चन पूछोगे ना, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछते जाओगे, मैं आपको और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी रहता है कि आप लाइव क्लास में है। लाइव क्लास में आओगे तो और भी हमारा इंगेजमेंट होगा। और हाँ, हम वो चीज नहीं है कि आपसे अगर टीचर से बात करने के लिए आपको आइकन बनना पड़े, आइकॉनिक बनना पड़े, तभी आप टीचर से बात कर सकते हैं। आप डायरेक्टली हमारे साथ फॉर फ्री बात कर सकते हैं। हम तो कॉल पे भी बात करते हैं। ठीक है, सो आइकॉनिक बनने की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी रह के भी आप बात कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है P71। जैसे हमने P15 भी पीछे देखा था स्टेल्थ वाला, नेक्स्ट इज P71। व्हाट इज P71? किस चीज से रिलेटेड है P71? अगेन जैसे हमने देखा था, ये P वाली जो सीरीज है, दे आर ऑल प्रोजेक्ट्स ऑफ द इंडियन नेवी, जिसमें वो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। तो P71 में क्या चीज मैन्युफैक्चर होती है? ये भी पुराना है, इट इज नॉट कंप्लीटली न्यू, पुराना करंट अफेयर्स का ही है, बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। रिसेंटली आईएनएस विशाखापट्टनम, इसका नाम सुना है किसी ने? आईएनएस विशाखापट्टनम वो बहुत टाइम बाद इट हैज बीन फॉर्म्ड, और ये वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रॉयर्स है जो इंडिया ने बिल्ड करा है। सो प्रोजेक्ट 15B में ही वो था। जस्ट सेकंड गाइस, ये लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया। अब सही आ रहा है क्या? जस्ट लेट मी चेक, ये वीडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है। आई होप अब सही है। ठीक है, यस। सो नाउ टेल मी, प्रोजेक्ट आईएनएस विशाखापट्टनम पहले बता दो थोड़ा सा, इसके बारे में कुछ पता है किसी को? बिल्कुल, इट इज वन ऑफ द डिस्ट्रॉयर्स, और इट हैज बीन इंडिजीनियसली मेड इन इंडिया। और इसमें एक चीज आगे और बताऊंगा अभी, जब मैं आपको शक्ति वेपन सिस्टम बताऊंगा, देन आई वुड टेल यू अनदर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट। ठीक है, सो दीज आर बीइंग बिल्ट। हाँ, आईएनएस विशाखापट्टनम P15B में था, वही बता रहा हूं। ठीक है, वो P15B में था। हाँ, मोरमुगांव, ये सब डिस्ट्रॉयर्स जितने भी है ना, सारे डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 15B के ही है। उसमें जो पहला बना मोरमुगांव और विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम अभी अभी रिसेंटली कमीशन हुआ है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज, विशाखापट्टनम, आईएनएस विशाखापट्टनम। और उसमें एक वेपन सिस्टम लगाया गया है जिसको बोलते हैं शक्ति वेपन सिस्टम। उस पर जब आगे अभी आऊंगा तब बात करूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट 71 की अभी बात कर रहे थे। प्रोजेक्ट 71 क्या है, या P71 क्या है? तो ये स्कॉर्पियन सबमरीन्स, जो आपको पता होगा, इंडिया ने फ्रांस के साथ एक डील की थी जिसमें इंडिया स्कॉर्पियन सबमरीन्स खरीद रहा था। तो प्रोजेक्ट 71 इज दैट स्कॉर्पियन सबमरीन्स का प्रोजेक्ट। ठीक है, P71 ये स्कॉर्पियन क्लास, स्कॉर्पियन कैसी न्यूक्लियर सबमरीन्स है क्या? नहीं, दे आर डीजल इंजन सबमरीन्स। स्कॉर्पियन सबमरीन्स हमने कौन से देश से ली थी? फ्रांस से। तो उनके बेस्ड पे इंडिया में जो इंडिजीनियसली सबमरीन्स बना रही थी, उनको प्रोजेक्ट 71 के अंदर बनाया जा रहा था। तो इनिशियल जो 3 थी, वो आप सबको पता ही है, बहुत पुराना करंट अफेयर्स है, आप काफी लंबे टाइम से पढ़ते आ रहोगे। जो कलावरी, खांडेरी एंड करंज, ये जो 3 बनी थी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, अब उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, उनको वी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसकी जो पहली सबमरीन होगी वो होगी वेला सबमरीन, फिर उसके बाद वाइगार सबमरीन होगी एंड अदर्स। सो एसेंशियली वेला भी क्या है, ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ही है, जैसे पहले करंज एंड अदर्स थी। ठीक है, कलावरी, करंज, खांडेरी। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। P17 बेटा, P7, ओके, P71। ठीक है,
ठीक है, सो दिस इज क्लियर। और कोई डाउट है इसमें? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। ऑडियो आ रही है बेटा? ठीक है, जिसको नहीं आ रही एक बार रिफ्रेश कर लो। इट इज वर्किंग फाइन फ्रॉम आवर एंड। कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखते हैं। सो जैसा मैंने बोला था, वी वुड बी डूइंग दिस इन पार्ट। फ्रिगेट, कॉर्वेट एंड डिस्ट्रॉयर्स, दे आर वेरियस क्लासेस ऑफ द इंडियन नेवल शिप्स। ठीक है, ठीक है। P-15B, INS विशाखापट्टनम इज P-15B, दैट्स अ डिस्ट्रॉयर। ठीक है, P-71 इज सबमरीन। अरे कंफ्यूजन हो गया क्या, रुको मैं दोबारा से, आई गेस थोड़ा कंफ्यूजन हो गया उसमें। P-15B जो था दैट इज फॉर डिस्ट्रॉयर्स। उसमें हमने देखे INS विशाखापट्टनम, जिसमें लगाया जाएगा आपका शक्ति वेपन सिस्टम। दूसरा उसमें देखा INS मोरमुगांव। प्रोजेक्ट 71 है सबमरीन्स का। कौन सी क्लास की? स्कॉर्पियन क्लास। स्कॉर्पियन कहां से ली थी हमने? फ्रांस से। पहले इसमें कलावरी, करंज, इस नाम से ये सीरीज थी, पहले पार्ट इसके। अब जो इसकी नई वाली आ रही है वो वी नाम से होंगी, तो वेला, वाइगार, दीज आर द न्यू नेम्स। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल आ सकता है वेला क्या है? वेला मतलब खाली नहीं है। यहां पे वेला का मतलब है, वेला का मतलब खाली नहीं है। वेला इज अ सबमरीन विच इज बीइंग बिल्ट इन द अंडर द प्रोजेक्ट P-71। ठीक है, आई होप अप डाउट क्लियर है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। अब क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं ना। मजगांव डॉक जो है वहां पे इसको बिल्ड किया जा रहा है, मजगांव डॉक शिपयार्ड के द्वारा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज पे। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में 3 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, जैसा आपको पता है ट्राई सर्विस। तो देखो, इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज हर देश के साथ होंगी। फ्रांस वाली न्यूज में थी, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस। और तीनों एक साथ देख लेते हैं जो तीनों होती हैं। तो एक आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जो दोनों देशों की आर्मी करेगी, एक दोनों देशों की नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी, और एक तीनों देशों की एयरफोर्स करेंगी। सो व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज? जो इंडिया के गॉड्स के नाम है इन वेरियस डोमेन्स में, जो इंडिया के गॉड्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पानी का देवता किसको माना जाता है? पानी का देवता वरुण को माना जाता है। तो वरुण इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवी की जो एक्सरसाइज है विद फ्रेंच नेवी, वरुण। ठीक है, गरुड़ हमारा एयरफोर्स का एक जो गरुड़ आपने सुना होगा, गरुड़ कमांडोज भी सुने होंगे आपने। गरुड़ एक मिथिकल बर्ड भी सुनी होगी। तो गरुड़ नाम वहां से आया। वरुण आया गॉड ऑफ वाटर, नेवल एक्सरसाइज। गरुड़ हो जाएगी एयरफोर्स की एक्सरसाइज। और फाइनली लास्ट जो इस बार अभी अभी रिसेंटली हुई है वो है शक्ति, फ्रांस में ही हुई थी, जो आर्मी की एक्सरसाइज है। ठीक है, ये शक्ति वर्ड बहुत ही ज्यादा है, मतलब इतना शक्ति वर्ड इतना ज्यादा यूज हो रहा है, लग रहा है जो ये है इनको ट्यूशन लेने चाहिए नए नए एक्रोनिम्स बनाने के, बिकॉज शक्ति बहुत ही ज्यादा यूज हो चुका है ना अलग अलग जगहों पे। मित्र शक्ति अलग मिलिट्री एक्सरसाइज है, शक्ति वेपन सिस्टम अलग है, शक्ति रेडार अलग है। ठीक है, सो मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति आर्मी जो दोनों देशों की करेगी वो है, रिसेंटली फ्रांस में हुई थी। ठीक है, सो एक्सरसाइज शक्ति इंडिया फ्रांस की आर्मी की, वरुण इंडिया फ्रांस की नेवी की, गरुड़ इंडिया फ्रांस की एयरफोर्स की। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्या पता पूछ ले एग्जामिनर, बिकॉज रिसेंटली हुई थी। ठीक है, बट आई डोंट थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सिटमैक्स एंड सिम्बैक्स। नाउ ये तो नाम से ही क्लियर है, बी स्टैंड फॉर बायलेटरल, EX स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। तो जो शुरू के 2 लेटर्स होंगे ऑब्वियसली दे वुड बी स्टैंडिंग फॉर सम कंट्री। ठीक है, तो सिम्बेक्स में जो है वो सिंगापुर इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज हो जाएगी सिम्बेक्स। आपकी नाम जैसा नाम वैसा काम, वुडेंट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, इतना इजी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बिकॉज नाम में ही आंसर छुपा है, सिंगापुर इंडिया। सिटमैक्स, इसमें 3 देश आ जा रहे हैं। मैक्स तो सेम ही है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो 3 देश कौन से हो जाएंगे? टी से कौन सा देश होगा? थाईलैंड। और एस से कौन से होंगे? वही 2 जो पहले थे, सिंगापुर और इंडिया। ठीक है, बस यहां ये ध्यान रखना, इट इज नॉट श्रीलंका, एस इज नॉट श्रीलंका, इट इज सिंगापुर।
इंडिया श्रीलंका की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम कमेंट करके बताना जरा। वैसे अभी रिसेंट में हुई नहीं है तो वुडंट बी आस्क्ड, बट फिर भी देखता हूं कितनों को स्टैटिक जी के पता है। तो सिटमैक्स और सिम्बैक्स देख लिया, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड और सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइजेज हैं दोनों। सागर शक्ति, सागर शक्ति भी क्या है, एक तरीके से ऑपरेशनल रेडीनेस को लेके एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, टू एंश्योर दैट वी आर ऑपरेशंस रेडी। मतलब कल को अगर ऑपरेशंस में हमें जाना पड़ जाए तो दैट वी आर रेडी। तो ये जो गुजरात का कच्छ वाला रीजन है, कॉम्बैट रेडीनेस एंड हमारी कैसे वेरियस फोर्सेस आपस में कोऑर्डिनेट करती है, इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन, तो दैट वाज सागर शक्ति ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें कच्छ के जो कोस्ट लाइन है वहां पे नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सबने मिलके सदर्न कमांड के साथ प्रैक्टिस करा। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस पता होना चाहिए कहां पे हुई थी एंड व्हाट इट इज। इट इज ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज और ये कच्छ वाले रीजन में हुई थी। सारी फोर्सेस, बीट नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, कोस्ट गार्ड, पुलिस, सबने मिलकर टेस्ट किया था सागर शक्ति में। कहां पे? वेस्टर्न कमांड, ये जो वेस्ट कोस्ट है कच्छ वाली, वहां पे। दोस्ती एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो एक्यूवेरिन का मतलब भी फ्रेंड ही था। एक्यूवेरिन किसके साथ थी? कमेंट करके बताओ। आज ही पढ़ा है, अभी ही पढ़ा है, मतलब ये भी बताएगा कि आपको कितना याद है। सो वहां दोस्ती, एक्यूवेरिन का मतलब भी दोस्ती था। एक दूसरी एक्सरसाइज जिसका नाम दोस्ती ही रख दिया गया, ये किन किन के बीच के? इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका, ट्राइलेटरल है। 3 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो इंडिया मालदीव्स की जो थी, बिल्कुल सही जवाब, इंडिया मालदीव्स की जो थी वो थी एक्यूवेरिन। अब उसमें हमने श्रीलंका भी डाल दिया तो ट्रांसलेट कर दिया। श्रीलंका वाले ने बोला हमें वो दिवेही वाली जो तुम्हारी भाषा है वो समझ नहीं आती, तो सिंपल सा हिंदी में बोलो, तो हिंदी में उसका नाम दोस्ती रख दिया जब श्रीलंका आया तो। ठीक है, सो इंडिया मालदीव्स की थी एक्यूवेरिन, इंडिया मालदीव्स और श्रीलंका भी जब उसमें इंक्लूड हो गया तो उसका नाम हो गया दोस्ती एक्सरसाइज। ठीक है, सो एग्जाम में सवाल आ सकता है दोस्ती कब हुई? जब श्रीलंका भी आया। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली किन्होंने पार्टिसिपेट किया? इट वॉज नॉट द इंडियन नेवी, इट वॉज द कोस्ट गार्ड। सो कोस्ट गार्ड का भी फॉर्म आया हुआ है अभी, तो आप में से शायद जो बच्चे दे रहे हैं 28 तारीख को पेपर है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है दोस्ती एक्सरसाइज का आपके कोस्ट गार्ड के पेपर में आने का। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। दोस्ती एक्सरसाइज क्लियर हो गई। ये ब्लू फ्लैग हर एक साल होती रहती है, इंडिया इसमें हर साल अब पार्टिसिपेट करता है, कुछ भी नया बचा नहीं है। इजराइल की एक एक्सरसाइज होती है, हर साल इजराइल कराता है, काफी सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मल्टीलेटरल फ्लाइंग एक्सरसाइज होती है, एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, काफी पुरानी है। हाँ, एक चीज तो दूसरी है, ये तो ब्लू फ्लैग की बात कर ली, एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी है। तो ब्लू फ्लैग मिलिट्री एक्सरसाइज अलग है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस चीज का है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है बीचेस का, कि बीचेस कितने साफ हैं, कितना कम पॉल्यूशन है वहां, उसको देके लेके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। वो जब हम अभी एनवायरमेंट की पार्ट जब स्टडी करेंगे तब वो डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो ब्लू फ्लैग मिलिट्री एक्सरसाइज एंड ब्लू फ्लैग ये आर डिफरेंट। नहीं, सब में इंडियंस नेम नहीं आएंगे रंजना, अभी काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखेंगे हम जिनमें इंडियन नाम्स नहीं है। जैसे एक्यूवेरिन है, एक्यूवेरिन इज नॉट अ इंडियन नेम। जैसे ही आप काफी सारी जो इंडिया की यूएई के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज देखोगे, सऊदी के साथ देखोगे, उनके नाम अरेबिक है। सो इट इज नॉट द केस कि सबके नाम इंडियन ही होंगे। दे कैन बी इन इंग्लिश, दे कैन बी इन द रीजनल लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री ऑल्सो। ओके, सो I guess there is no other doubt. So let's move forward. Next is Shakti warfare system. What is the Shakti warfare system? Quickly, इसके बारे में कुछ पता है किसी को? So essentially Shakti warfare system क्या है? ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जमाना आ चुका है। तो आजकल क्या होता है, अगर आपकी शिप समुद्र में है और दुश्मन का रडार उसे इजीली पकड़ ले तो वो आपकी शिप को फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है इजीली। सो इसीलिए शक्ति वॉरफेयर सिस्टम क्या है? एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इंडियन नेवी के लिए जो डेवलप किया गया है। और इसमें क्या रहेगा कि ये शिप्स में जब हमारी इंस्टॉल हो जाएगा, और पहली शिप जिसमें इसको इंस्टॉल किया गया है वो आईएनएस विशाखापट्टनम है, डिस्ट्रॉयर जो हमने बात की थी। तो असेंशियली ये क्या करेगा शक्ति वॉरफेयर सिस्टम? ये एनिमी के रडार सिस्टम को आइडेंटिफाई करेगा। सपोज हमारा आईएनएस विशाखापट्टनम पानी में चल रहा है, ठीक है, अब इसको पता चला ये कराची पोर्ट के इस जगह पे दुश्मन का रडार लगा हुआ है। सो इसका जो शक्ति सिस्टम है, शक्ति एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आईएनएस विशाखापट्टनम पे, जिसपे इसको सबसे पहली बार लगाया गया,
वो इसको लोकेट कर लेगा। फिर क्या करेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रॉयर भी है तो यहां से ये अपनी मिसाइल मारेगा और इस रेडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का एसेंशियली आइडिया यही है कि रेडार्स को आइडेंटिफाई करे, फिर उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करे या उनसे हमारी शिप्स को प्रोटेक्ट करे एनिमी रेडार से। ठीक है, सो दैट इज शक्ति वॉरफेयर सिस्टम। आईएनएस विशाखापट्टनम में इंस्टॉल किया गया। आगे चल के जो आईएससी विक्रांत की हमने बात की थी उसमें भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, डीआरडीओ ने डेवलप किया था। ओके, सो आई गेस दिस मच इज क्लियर। ब्लू फ्लैग इजराइल की है बेटा वेद, और वो इजराइल की एक ज्वाइंट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें काफी सारे देशों की एयरफोर्स आके इजराइल में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। बिल्कुल मनु, वाईटी पे अपलोड करेंगे यार। लाइव भी करने की ट्राई था वाईटी पे बट नहीं हो पाया सैडली, बट कोई बात नहीं। अभी जो है उसी से डील करते हैं। ओके, ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है अच्छा, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, शक्ति वॉरफेयर सिस्टम हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट ये कुछ डिफेंस के अपडेट्स हो गए। आई होप डिफेंस के इतनी चीजें क्लियर है, जितना अभी डिफेंस में पढ़ा था ये सब क्लियर है सबको। डिफेंस में और कोई कुछ डाउट है किसी को तो बताओ। डिफेंस में और कोई कुछ डाउट है किसी को तो बताओ। नहीं है, नहीं है, ऑडियो आ रही है। ऑडियो शेयर कर दो यार, काफी सारे स्टूडेंट्स सेशन में हैं बट काफियों ने शेयर नहीं करा। सो आई वुड अर्ज यू यार, प्लीज शेयर करिए सेशन को। अदरवाइज what is the difference between the paid courses and the free initiatives that we are running? So the only reason why we are running all of this initiative is so that maximum students can benefit. They can take away things that is quality in nature, and everyone has an equal footing when they are appearing in the exam. So would request all the students जितने भी देख रहे हैं, please share the session. ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाएगा। बिल्कुल रंजना, क्लास में ही सब आपको याद हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज इसमें कोई पीपीटी है ही नहीं ना, तो आप कागज में मैं जितना लिख रहा हूं उतना ही लिखना है। हार्डली प्रचंड के जो नोट्स बनेंगे ना आपके 10 से 15 पेज के नोट्स बनेंगे, अगर आप जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ा रहा हूं, और वही आपको करंट अफेयर्स के लिए रिवाइज करना है। ठीक है, उत्कर्ष आपका डाउट क्या है? एंटी सैटेलाइट सिस्टम, वो असत था बेटा, असत। हाँ, शक्ति सिस्टम ही था उसका नाम, असत नाम से एंटी सैटेलाइट सिस्टम। तो वही बोल रहा हूं, इंडिया का जो शक्ति नाम बहुत कॉमन है, इंडिया का जो असत था, असत एंटी सैटेलाइट सिस्टम जिसकी टेस्टिंग हुई थी, दैट वाज आल्सो शक्ति। खत्म करें, कितनी लंबी हो गई क्लास? ज्यादा लंबी हो गई क्या? अच्छा चलो कोई नहीं, स्पोर्ट्स का थोड़ा सा देख लेते हैं आज, फिर बाकी स्पोर्ट्स का मैं कल करा दूंगा। आज स्टार्ट कर देते हैं। तो डिफेंस का आज 50% करवा दिया। ठीक है, डिफेंस का ये 50% हो गया। एक 50% अभी एंड में करेंगे जब, ताकि मार्च का भी अगर कुछ अपडेट हो तो उसको भी मैं इंक्लूड कर दूं। ठीक है, सो 50% अभी हो गया। 50% डिफेंस का थोड़ा सा बचा हुआ है, वो अगले एक और पार्ट में जब एंड में करेंगे डिफेंस दोबारा से तब करेंगे। अभी स्पोर्ट्स का थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा ही करूंगा, अदरवाइज आई नो क्लास काफी लंबी हो चुकी है। या नहीं करें, चलो कर लेते हैं, ये फर्स्ट वाली स्लाइड कर लेंगे। ठीक है, लेट्स डू द फर्स्ट स्लाइड नाउ। बस एक स्लाइड कर लेंगे, छोटे वाले कर लेते हैं इसमें। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, विनर कौन था सबसे पहले इस बार बता दो मुझे। 2021 आईपीएल का विनर कौन था, बस ये बता दो। एफकैट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नॉट इन एनडीए सीडीएस, बट क्योंकि एफकैट के बच्चे भी देख रहे होंगे, सो उनके लिए मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 2022 और 2023 से आईपीएल का स्पॉन्सर कौन होगा। सो अभी तक वीवो चल रहा था, वीवो से पहले एक दूसरे शाहरुख खान के आर्यन खान बनाने वाली स्कीम वाले लोगों का चल रहा था। अब 2022 और 2023 का स्पॉन्सर कौन है? दैट इज इंडिया की शान टाटा ग्रुप। वीवो को रिप्लेस करके टाटा ग्रुप वुड बी द स्पॉन्सर ऑफ द आईपीएल नाउ। ठीक है, बिल्कुल टाटा ग्रुप। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन नया स्पॉन्सर है। एफकैट में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एफकैट में आएगा और कोस्ट गार्ड में भी आ सकता है। सो एफकैट एंड कोस्ट गार्ड के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर सीडीएस एंड वो। आईपीएल में 2 नई टीम्स जैसा आपको पता है फॉर्म होने वाली है। 2 न्यू टीम्स आर बीइंग इंक्लूडेड नाउ। सो वो कहां कहां की है? एक है यूपी की और एक है गुजरात की। सो अब आपको बताना है इनके ओनर्स कौन है।
ठीक है, सो दैट इज पहला पार्ट आईपीएल का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज आईसीसी के अवार्ड्स। सो बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है, अभी पिछले कुछ सालों में आप देखोगे हर साल विराट कोहली का ऐसा वो था, तो शायद आईसीसी भी बोर हो गया और विराट कोहली को भी किसी की नजर लग गई, और फिर इस बार इंडिया आईसीसी अवार्ड्स में बहुत ही बुरा परफॉर्म करके आई है। सो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब इंडिया बुरा परफॉर्म करके आई है, तो ऑप्शन में अगर इंडिया मिल जाएगा बच्चों को तो वो तुक्के में वही मारेंगे, तो एग्जामिनर के लिए बढ़िया है, अच्छे ट्रैप सेट कर सकता है। ठीक है, तो आईसीसी के जो अवार्ड्स होते हैं, आपको सबसे पहला पता है आईसीसी का जो अवार्ड्स 2021 है वो रिसेंटली डिक्लेयर हुए थे, एंड सबसे पहला होता है आपका ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, फिर एक होता है टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, फिर एक होता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के अवार्ड होते हैं। तो सबसे पहला जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया, वो पिछले बहुत सारे सालों से विराट कोहली साहब हो रहे थे, बट इस बार जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुआ है वो सरप्राइजिंगली हमारे पड़ोसी देश से ही आता है, दैट इज शाहीन अफरीदी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अफरीदी साहब पाकिस्तान वाले, ही हैज बीन डिक्लेयर द मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इसी को, इस ट्रॉफी का नाम किसके नाम पे? सर गारफील्ड सोबर्स के नाम पे। सो गारफील्ड सोबर्स मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर इज शाहीन अफरीदी पाकिस्तान वाले। ठीक है, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी जो है वो पाकिस्तान को ही गया हुआ है, बाबर आजम को गया हुआ है। इसके अलावा जो टेस्ट क्रिकेटर है वो इंग्लैंड के जो रूट को गया हुआ है। ठीक है, T20 भी सब पाकिस्तान को है। तो इस बार जैसे इंडिया डोमिनेट करता था, इस बार सारे अवार्ड्स में पाकिस्तान ने डोमिनेट किया बहुत ज्यादा। आपको गारफील्ड सोबर्स याद रखना है, गारफील्ड सोबर्स किसको गया है? शाहीन अफरीदी को गया है, और जो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर गया है वो गया है बाबर आजम को। ठीक है, टेस्ट प्लेयर गया है जो रूट को, इतना तो याद रखना है। तो इंडिया का किसी को भी इनमें से ये वाला कोई अवार्ड नहीं मिला। इंडिया को सिर्फ एक अवार्ड मिला है, वो है आईसीसी विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ठीक है, तो गारफील्ड सोबर्स जो मेल का था, जो विराट कोहली लेते थे, वो तो गया शाहीन अफरीदी को। इस बार बस इंपॉर्टेंट आईसीसी अवार्ड में जो एक एग्जाम में आएगा, दैट इज आईसीसी विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं आएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे वो क्लेयर पोजनियाक पे क्वेश्चन आया था विमेन अंपायर का पिछले साल, याद करो एनडीए के पेपर में। ठीक है, सो उससे इंस्पायर होकर हो सकता है इस बार पूछ ले आईसीसी विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया जाएगा या दिया गया है। सो सिंस इट इज एन इंडियन, स्मृति मंधाना मैडम, उनको दिया गया। ठीक है, सो स्मृति मंधाना मैडम को। और इस ट्रॉफी का नाम क्या है? रेचेल फ्लिंट ट्रॉफी। जैसे मेल वाली सर गारफील्ड सोबर्स होती है, फीमेल वाली होती है रेचेल फ्लिंट ट्रॉफी। रेचेल फ्लिंट ट्रॉफी या रेचेल फ्लिंट आईसीसी विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, स्मृति मंधाना इंडियन क्रिकेटर। ठीक है, उनको दिया गया। सो ये तो मस्ट याद करके जाना, हाई चांसेस है कि स्मृति मंधाना पे क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स करेक्ट है। आरपी गोयनका ग्रुप के जो उनके बेटे हैं, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, ही इज अ पार्ट। ठीक है, गुजरात वाली गुजरात टाइटंस थी, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, सो गुजरात टाइटंस, और बिल्कुल सही जवाब, सबने सही जवाब दिया, बहुत अच्छे। ठीक है, नहीं अंपायर आई डोंट थिंक दे वुड आस्क, तो अगेन आई एम कॉन्शियसली नॉट टेलिंग यू मेनी ऑफ द अवार्ड्स। आईसीसी के अंदर और भी काफी सारे अवार्ड्स दिए गए थे, अंपायर का दिया गया था, फीमेल में भी ओडीआई और फीमेल में भी टेस्ट दिया गया था, बट अगेन सिर्फ उतना ही जितना याद करें और जितने से ज्यादा क्वेश्चन हो। अब कल को पूछ ही लिया अंपायर तो अगेन दैट वुड बी बैड लक कि हमने स्किप किया, बट पहले तो उतना ही करते हैं जितना याद रह जाए। ठीक है, आईसीसी विमेन्स क्रिकेटर कौन हो गई? स्मृति मंधाना। ठीक है, वो उस डर से मत भागो कि जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, जो मैं पढ़ूं उसको मैं 2 बार रिवाइज कर पा रहा हूं या नहीं। ठीक है, सो इसीलिए आई एम सेलेक्टिंग लिमिटेड कंटेंट। सो आईसीसी अवार्ड्स हो गए 2021 वाले। एशियन गेम्स 2022, ठीक है, एशियन गेम्स 2022 कहां होने वाले हैं? चाइना में होने वाले हैं। उसका शुभांकर मैस्कट क्या है? तो मैस्कट्स पे हर साल क्वेश्चन आता है, इस बार भी क्वेश्चन आएगा। सो क्विकली टेल मी द मैस्कट ऑफ एशियन गेम्स 2022। चाइना में हुआंगझोउ जो उनका शहर है, वहां पे एशियन गेम्स होने वाले हैं। उनका मैस्कट यानी शुभांकर, यानी उसको शुभांकर यानी मतलब क्या, वो जो आप जैसे
इंडिया में जब आपको याद हो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो एक शेर का लोगो था, या अभी मिराइटोवा, अगर आपने टोक्यो ओलंपिक्स को फॉलो किया हो तो वहां पे मिराइटोवा था। ठीक है, तो ये जो एशियन गेम्स 2022 होने वाले हैं वहां पे 3 क्यूट से मैस्कट अलग अलग जीव जो है वो बनाए गए हैं। सो लेट्स सी कितने बच्चे उनका नाम जानते हैं, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्मार्ट ट्रिपलेट्स हैं, 3 रोबोट से होंगे, वो ऐसा लगेगा तिड़ुआ पैदा हुए हैं किसी के, ट्रिपलेट्स पैदा हुए हैं। सो दे हैव बीन कॉल्ड द मैस्कट्स, 3 ट्रिपलेट्स स्मार्ट रोबोट्स। ठीक है, तो ये दिखा रहे हैं बेसिकली इनको स्मार्ट रोबोट्स हैं, दीज आर स्मार्ट रोबोट्स, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान एंड चेन चेन। ठीक है, तो 3 स्मार्ट रोबोट्स, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान एंड चेन चेन, 3 रोबोट, स्मार्ट रोबोट तिड़ुआ पैदा हुए किसी को, तो दीज आर कॉल्ड एज एशियन गेम्स जो हैंगजाओ में होने वाले हैं उसके ऑफिशियल मैस्कट्स हैं। ठीक है, रोबोट ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, सो इतना याद होना चाहिए बस अपने को। अब इसके अलावा एक और एशियन गेम्स की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं कुछ, वो आपको पता होनी चाहिए। व्हाट आर द अपडेट्स रिगार्डिंग द एशियन गेम्स? इस बार जो हैंगजाओ में ये गेम्स होने वाले हैं, दे आर वेरी स्पेशल बिकॉज क्रिकेट इज मेकिंग अ कमबैक। क्रिकेट जो है दैट इज मेकिंग अ कमबैक इन द एशियन गेम्स ऑफ 2022। सो क्वेश्चन में भी आस्क्ड, क्योंकि ये अगर आप देखोगे यूपीएससी ने जो सिविल सर्विसेज का पेपर करवाया था उसमें दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें विच वर द न्यू गेम्स दैट वर इंक्लूडेड। दूसरा, इसके अलावा इसमें ये भी एक खासियत है, इस बार डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स हो रहे हैं ई स्पोर्ट्स के। तो ई स्पोर्ट्स जैसे डोटा 2 अगर आप लोग खेलते हैं या खेला है किसी ने, सो डोटा 2 इज ऑल्सो बीइंग इंक्लूडेड इन दिस। तो क्रिकेट है इस बार, ई स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किया गया है, पबजी मोबाइल भी है इस बार वहां पे। सो ऑल दीज गेम्स आर बीइंग इंक्लूडेड, दीज आर द न्यू गेम्स दैट हैव बीन इंक्लूडेड इसमें। ठीक है, ओके, सो या हाँ, फाइनली एक चीज और क्या बचती है, इसका मोटो क्या है इस बार? जो हैंगजाओ में गेम्स होने वाले हैं इसका मोटो क्या है? दिल से दिल की बात, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। दिल से दिल की बात करेंगे एट फ्यूचर में, अभी नहीं बात करेंगे, अभी तो काम की बात करेंगे, दिल से दिल की बात करेंगे एट फ्यूचर। ये बोल रहा है चाइना, किससे? ताइवान से। ठीक है, एनीवेज, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर मोटो है। कहां पे हो रहे हैं गेम्स? हैंगजाओ में हो रहे हैं, चाइना में। स्मार्ट ट्रिपलेट्स देख लिए जो उसके मैस्कट्स हैं, और गेम्स कौन से नए इंक्लूड हुए हैं? क्रिकेट इंक्लूड हुआ है, ई स्पोर्ट्स इंक्लूड हुआ है, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड। सो जस्ट वी शुड कीप दिस थिंग इन माइंड बिकॉज क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन दिस। ओके, सो हाँ, जैसे मैं आईसीसी के अवार्ड की बात कर रहा था तो उसमें मैंने ये भी नहीं बताया कि आपको ओडीआई टीम में कौन है, विमेन टीम में कौन है, बिकॉज डजेंट मेक सेंस, क्योंकि जो टीम है उसमें इंडियन उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है नहीं। जो T20 टीम है उसमें एक भी इंडियन नहीं है, और ओडीआई टीम में भी नहीं है, विमेन टीम में इंडियन मेंबर है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक उतना टाइम वेस्ट करने का उसमें फायदा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव स्किप्ड दैट पार्ट। अगर आप चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज गूगल इट, बट आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। ओके, ठीक है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। जिसके में बफर आ रहा है यार, प्लीज शेयर इट अगेन, आई गेस बिकॉज इट वुड बी इशू ऑन योर एंड। ठीक है, तो एशियन गेम्स देख लिए, एशियन गेम्स को लेके कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स में अब इतना ही पढ़ना है बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, कि नए स्पोर्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको पता है जो 4 मेजर ओपन है। व्हाट आर द 4 मेजर ओपन? सबसे पहले होता है आपका साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है हमारा विमल्डन, नहीं सॉरी, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विमल्डन, फिर होता है यूएस ओपन। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन से साल की शुरुआत होती है, तो इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। रिजल्ट्स इस बार काफी सरप्राइजिंग रहे बिकॉज नोवाक जोकोविक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, ही वॉज नॉट अलाउड टू प्ले बिकॉज ऑफ द वैक्सीन मैंडेट्स। तो नोवाक जोकोविक ने एक स्टैंड ले रखा है दैट ही वुडंट बी गेटिंग वैक्सीनेटेड। तो कई लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी है, बट उन्होंने क्लैरिफाई किया नहीं, आई एम एन इलीट एथलीट और मैं हर एक चीज मॉनिटर करता हूं, मेरी बॉडी में जाती है, और फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट थिंक कि वैक्सीन लेना मेरे लिए सही है।
ऑल्सो ही सेड कि हर किसी को चॉइस होनी चाहिए, सो ही डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन। सो ये काफी बड़ा इशू बना था नोवाक जोकोविक का पार्टिसिपेशन, ही डिडंट पार्टिसिपेट, ही वाज वन ऑफ द पर्सन्स हु वाज टाउटेड टू विन, सो ही डिडंट पार्टिसिपेट। तो मेंस में कौन जीता? मेंस में दोबारा से आए आपके राफा भाई, राफेल नदाल, स्पेनिश प्लेयर, ही केम एंड वॉन। किसको हराया था? डेनिल मेदवेदेव जो है रशियन, उनको हराया था, ठीक है। सो राफेल नदाल वॉन द मेंस टाइटल इन एब्सेंस ऑफ नोवाक जोकोविक। देन फीमेल इज इंपॉर्टेंट दिस टाइम बिकॉज एशलिक बार्टी, a new kid on the town won this, ठीक है। सो फीमेल ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी विमेन्स की कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन में इस बार कौन जीता है? तो एशलिक बार्टी इज द पर्सन हु वॉन द फीमेल ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, इन द विमेन्स कैटेगरी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आई गेस एशलिक बार्टी पे या तो क्वेश्चन आएगा या इस पे क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट वाज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ही एशलिक बार्टी और ऑस्ट्रेलियन ओपन ही था, तो काफी टाइम बाद ऐसा हुआ था कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीता था, दैट्स व्हाई इट वाज अ बिग न्यूज, ठीक है। एशलिक बार्टी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एंड शी वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन इन द फीमेल्स कैटेगरी और विमेन्स कैटेगरी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं बताऊंगा मेंस डबल कौन जीता, विमेन्स डबल कौन जीता, मिक्स डबल, बिकॉज कोई इंडियन नहीं था, वो सब तब याद करना चाहिए जब उसमें कोई इंडियन हो, ठीक है। सो अगेन इस तरीके से ही आप कंटेंट को अपने रिड्यूस कर सकते हो। दिस इज द ओनली वे यू कैन रिड्यूस योर कंटेंट, बाय फोकसिंग ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड लीविंग आउट व्हाट इज अनइंपॉर्टेंट। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, सबसे पहले बताओ इंडिया का नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है एंड क्यों मनाया जाता है? दूसरा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के किसके नाम पे कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद के नाम पे। और इस बार जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिले हैं वो किस किस को मिले हैं? हु आर द पीपल हु हैव बीन अवार्डेड विद द मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। फाइनली मेजर ध्यान के नाम पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। कहां पे बनाई गई है? यूपी इलेक्शंस को अगर आप फॉलो कर रहे थे देन यू वुड हैव सीन प्राइम मिनिस्टर गोइंग देयर एंड इनॉग्रेटिंग इट। सो क्वेश्चन आ सकता है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पे बनाई गई है? जहां पे लोग पहले कट्टों से खेलते थे तो सरकार ने इनसे कहा कि बेटा कट्टों से खेलना छोड़ो और गेंद के साथ खेलो। सो मेरठ में उत्तर प्रदेश मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी फॉर्म की जाएगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब इनॉग्रेटेड इट। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स दिए गए थे, काफी सारे एथलीट्स को दिए गए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस दैट वाज गिवन टू वाज नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। उनके अलावा भी काफी सारे एथलीट्स को दिए गए, सो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो, बट ही इज लाइक द प्राइम वन जिसका आपको एटलीस्ट याद रखना चाहिए दैट हु वाज द पर्सन हु वाज अवार्डेड दिस, बिकॉज क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड दैट हु वाज द पर्सन हु वाज अवार्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। ओके, आई गेस क्लास लंबी हो गई थोड़ी, नॉट अ इशू यार, कोई बात नहीं, थोड़ी सी लंबी चलती है, अपना एफर्ट मारेंगे, 2 घंटे का कंटेंट करेंगे, ठीक है, सो दैट यू आर एबल टू इजीली रिवाइज। आगे का भी नहीं कराऊंगा, जस्ट दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक। सो बने रहिए और शेयर करते रहिए। आप में से काफी लोग एकदम सेशन के एंड होने तक सुस्ता जाते हैं, बेटा अभी सुस्ती कर लोगे तो फिर एग्जाम के दिन भी सुस्ती आएगी, इसीलिए अभी फुल्ली मोटिवेटेड रहो, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। खेल रत्न अवार्ड हमने देख लिया, किसको? नीरज चोपड़ा साहब को दिया गया जेवलिन के लिए। उनके अलावा भी कई सारे एथलीट्स को दिया गया, बट ही इज द मोस्ट फेमस वन उनमें से। उनके अलावा रवि कुमार साहब रेसलिंग में जिनको दिया गया, लवलीना बोर्गेन जिनको असम में डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी बनाया गया फॉर द गेम ऑफ बॉक्सिंग, उन्हें दिया गया। पीआर श्रीजेश एंड मनप्रीत सिंह, दोनों हॉकी के बड़े एथलीट्स, उनको दिया गया। उसके अलावा अवनी लेखरा पैराशूटिंग में हम सब जानते हैं अवार्ड जीता के लाई पैरा ओलंपिक्स में। प्रमोद भगत वो पैरा बैडमिंटन के जो एथलीट थे उनको दिया गया। मिताली राज इंडिया की जो फीमेल क्रिकेटर है उनको दिया गया। सुनील छेत्री फुटबॉलर जो थे उनको दिया गया। दीज वर द पीपल हु वर गिवन। इसके अलावा भी कुछ थे बट दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस जो आपको याद होने चाहिए। नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना, इनके गेम्स पता होने चाहिए। बॉर्गेन, सुनील छेत्री, अवनी लखेरा, सुनील अंतिल,
ठीक है, सो इनके गेम्स आपको पता होने चाहिए। PR श्रीजेश एंड मनप्रीत सिंह हॉकी के, मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन है। PR श्रीजेश गोली है इंडिया की हॉकी टीम के, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड गोलीज। ठीक है, ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। इसके अलावा भी काफी सारे लोगों को मिले, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस जो मुझे लगता है एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर, इतना क्लियर है। सो आगे का वी वुड डू इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आई गेस अ लॉट ऑफ यू आर टायर्ड। टायर्ड हो या स्टिल जोश इज हाई? अभी टायर्ड हो या जोश अभी भी हाई है? या कल के लिए बचाएं कुछ चीज? चलो कल के लिए कुछ मसाला बचाते हैं, कोई बात नहीं। मैं तो वैसे और भी कंटेंट लेके आया था। अब हाँ, जो भी पढ़ रहे हो ना उसके क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करने हैं। और क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने? क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने। करंट अफेयर्स में जो पढ़ाया उसको पढ़ना है, उसके बाद जो भी क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ के, उनको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जोश हाई है, जोश हाई है, चलो चलो, ठीक है, जोश हाई है। तो अब एक बहुत ही अच्छी चीज आपको बताने वाला हूं। मजा आया आज के सेशन में? मजा आया? मजा आया नहीं आया पहले ये बताओ? आया, बिल्कुल मजा आया। ठीक है, तो ये सब और भी टॉपिक थे। तो कल भी प्रचंड की क्लास है। आज रात को 9 PM पे भी प्रचंड की क्लास होगी। आज सुबह की क्लास हुई थी, 9 PM पे एक और क्लास करेंगे, अदरवाइज हम शेड्यूल से पीछे हो जाएंगे। सॉरी 9 PM कह रहा हूं, 8:30 PM पे वी वुड बी डूइंग क्लास एट 8:30 PM, प्रचंड की दूसरी क्लास। सो बी रेडी विद दैट। आज जितना पढ़ लिया उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आई हैव अ फीलिंग कि यार मजा नहीं आ रहा सेशन से। सो मतलब वो किक नहीं मिल पा रही है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट किक फ्रॉम द क्लासेस। ऐसी वो किक नहीं मिल पा रही। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम रहते हैं क्लास में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शायरी नहीं, शायरी तो बाद में आएगी। शायरी से भी मस्त चीज है, ठीक है, बताता हूं भी। सो काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आ नहीं रहे, शेयर नहीं करते। अभी भी देखो क्लास में जो बच्चे हैं वो शेयर नहीं कर रहे, तो इसीलिए मैंने क्या डिसाइड करा है, उन्होंने हमसे कुछ चीज सीखी। ठीक है, ये आपने भी देखा, उन्होंने सब लोगों ने दूसरों से सीखना चाहिए। तो हमारी देखा देखी लोगों ने सीखा, अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। एटलीस्ट इसी बहाने बच्चों तक उनकी भी मजबूरी होगी कि अच्छा कंटेंट लाना है। सो दैट्स अ गुड थिंग दैट दे हैव लर्न फ्रॉम अस। हमें भी उनसे कुछ चीज सीखनी चाहिए, और मैंने भी उनसे कुछ चीज सीखी। बताऊं क्या? वो क्या सिखा के गए मुझे? ठीक है, बताऊं? नहीं, रेड नहीं, वो मुझे क्या सिखा के गए वो बताऊं? पहले एक बार सारे बच्चे शेयर कर दो, तब बताऊंगा। ये चीज बहुत ही खास चीज सीखी है मैंने उनसे, और अब मैं उसको इंप्लीमेंट करने वाला हूं कल से। ठीक है, सो उनसे मैंने एक चीज सीखी है, और वो बहुत ही अच्छी चीज है, दैट इज टू ब्रिंग पेड कोर्सेज। सो आप में से काफी लोग कह रहे थे कि सर अब पेड कोर्सेज की बारी है। सो उनसे हमने सीखा है पेड कोर्सेज के लिए कि सबसे पहले एक ट्रायल क्लास दे दो इस तरीके की, यूट्यूब पे एक वीडियो डालो जिसमें आप खूब जोर शोर से फ्री में कंटेंट दो, उसमें चुपके से साइड से चिपका दो कि क्लास के एंड में कि हमारी फुल लेंथ क्लास एंजॉय करने के लिए आपको हमारी ये कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज ले लीजिए। सो ऐसे ही हम भी पेड कोर्सेज का उनसे इंस्पिरेशन लिया है। सो दैट्स अ बिग बिग न्यूज आप सभी के लिए, दैट पेड कोर्सेज की लर्निंग हमने उनसे ले लिया है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पेड कोर्सेज एकदम उनसे सीखा है कि एक वीडियो डालेंगे, एक सीरीज डालेंगे, और उसमें साइलेंटली कोने में चिपका देंगे कि फुल लेंथ चीज लेनी है, पूरा मजा लेना है तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करो। और ये तो सिर्फ ट्रेलर क्लास है, और फिर उसके बाद गायब हो जाएंगे। तो यही चीज हमने भी सीखी है। हम भी अब उनसे इंस्पायर होके, उनसे हमने भी बिस्लरी की एक डुप्लीकेट उनके जैसी बनाई है। सो हमारे भी पेड कोर्सेज हैं गाइस। सो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूं आपका प्रिय एजुकेटर XYZ, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज। वी हैव वेरियस पेड कोर्सेज, अलग अलग लेंथ के कोर्सेज हैं, और हर एक की फीस अलग अलग है। और क्योंकि आप सब हमारे एजुकेटर्स को इतना पसंद करते हैं, इसलिए हम लोगों ने काफी अच्छे ऑफर्स आपके लिए लाए हैं।
पहला कोर्स जो है हमारा वो 3 महीने का कोर्स है। तो 3 महीने का जो हमारा कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू हैव दैट अमाउंट ऑफ टाइम। इस कोर्स का नाम है सस्ता नशा। ये एक बहुत ही सस्ता सा नशा है। इस कोर्स का एक ही टारगेट है कि आपको लत लगवा दी जाए। इतनी सारी वीडियोस आपको यूजलेस वीडियोस दी जाए कि आप 24 घंटे में से 28 घंटे हमारी वीडियोस ही देखते रहें और कुछ भी पढ़ ना पाए, फिर आपका दिमाग गर्म हो जाए और फिर उसकी वजह से आपको हमारा 6 महीने का कोर्स खरीदना पड़ जाए। तो पहला कोर्स है सस्ता नशा। इसकी फीस भी बहुत ही मामूली रखी गई है। बस आपको आपकी माँ के जेवरों को गिरवी रखना पड़ेगा और उनको बेचना पड़ेगा। बहुत ही मामूली फीस है गाइस, ये तो आप इजीली कर ही सकते हैं। बहुत ही सस्ती फीस है 3 मंथ के कोर्स की। सस्ता नशा हो जाएगा, लत लग जाएगी आपको, काम कुछ नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा कोर्स है, जरूर ज्वाइन कीजिए। लेकिन एक बार जब आपको लत लग गई तो फिर हमारा 6 मंथ का कोर्स भी है आपके लिए। ठीक है, एक बार आप हमारे क्लास लो क्लास लो क्लास लो क्लास लो के फैन बन गए तो आपके लिए 6 महीने का कोर्स भी हम ला चुके हैं। और उस कोर्स का नाम है जेब कतरा, क्योंकि जैसे जेब कतरा आपकी जेब काटता है और आपको पता नहीं चलता, वैसे ही ये कोर्स आपका टाइम और आपकी जवानी को कैसे काट देगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और इसकी फीस तो इतनी साधारण है, मतलब आपके पापा की पेंशन ही बेचनी है। बस जो आपके पापा को पेंशन मिलती है वही पेंशन आपको बेचनी है। उतनी पेंशन बेच दोगे तो आपका ये वाला कोर्स आप खरीद सकते हो। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना इस कोर्स के लिए आप। तो आप 6 मंथ का हमारा कोर्स जेब कतरा ले सकते हैं। जेब कतरा बनने की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। फाइनली अगर आप बहुत ही सीरियस हो एग्जाम को लेके, सो हमारे और भी कोर्सेज हैं। अगर आप एकदम सीरियस हो कि नहीं सर एग्जाम निकालना ही है 9 मंथ का, तो जितने मंथ में एक बच्चा पेट में रह के एकदम कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, अगर आपने हमारा ये 9 मंथ का कोर्स ले लिया गाइस, तो आप अपने घर को गिरवी रख लोगे। इस कोर्स का नाम ही गिरवी घर है, बिकॉज जैसे एक पेट, माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है, इसी में आप अपने घर से एक गिरवी घर में आपको शिफ्ट होना पड़ जाएगा। बिकॉज इसकी जो फीस है वो किडनी बेच के आपको चुकानी पड़ेगी। इतना ज्यादा डेडिकेशन मांगता है। तो लोग कहते हैं सर आप बस हमें हमारी क्लास, और जो वर्दीशाला जैसे चैनल है वो कहते हैं कि बस हमें अपना टाइम दो, हमें कुछ और नहीं चाहिए। नहीं, हम सिर्फ आपका टाइम नहीं मांग रहे, हम तो इतने एडवांस कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं कि हम आपका शरीर, आपकी किडनी तक मांग रहे हैं। और इस कोर्स का नाम ही गिरवी घर है, बिकॉज आपको अपना घर छोड़ के एक गिरवी मकान में शिफ्ट करना पड़ जाएगा इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। सो किडनीज बेच दो और इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। वर्दीशाला जैसी फर्जी क्लासों की तरफ मत जाओ, वो आपका सिर्फ टाइम मांगते हैं और आपको कंटेंट देते हैं। हम आपसे आपकी किडनियाज मांग लेंगे। तो हमारा 9 मंथ का कोर्स जरूर ज्वाइन करना, डोंट स्किप दैट कोर्स। ठीक है, फाइनली जो हमारा अल्टीमेट कोर्स है, अगर आप मां के पेट में और तभी से आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई बनना तो फौजी ही है या बनना तो एक सेलेक्टेड एस्पिरेंट ही है, तो आपके लिए एक लाइफ टाइम कोर्स है। इसमें जब आप मां के पेट में होगा तब से हम आपको कोर्स बेचना शुरू कर देंगे। आपके मां को ही कोर्स बेच देंगे कि आपके पेट में जो बच्चा है उसको हम पेट में ही दिव्य शक्ति के माध्यम से पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो लाइफ टाइम कोर्स है, जब आप अपनी मां के पेट में हो तब से हम आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। इस कोर्स का नाम है आजीवन कारावास। जब तक आप अपनी अंतिम संस्कार तक नहीं पहुंच जाएंगे उस समय भी आके कान में आपके बोल के जाएंगे वाले टॉपिक का वो क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिया, पेपर में वही आएगा। ठीक है, तो जब तक डेथ, मृत्यु शैया पे लेटे ना हो तब तक कान में, जैसे राम बोलते हैं वैसे आपके कान में ये बोल के जाएंगे एक और कोर्स आ रहा है अगले जन्म के लिए, जरूर खरीद लेना। तो वो आजीवन कोर्स कारावास इस कोर्स का नाम है। इसकी फीस बहुत ही सिंपल है, आपको जन्मों जन्मों तक अपनी आत्मा हमें बेच देनी है और अपनी आत्मा का सौदा हमारे साथ कर लेना है और जन्मों जन्मों तक हमारे कोर्स खरीदते रहना है। सो दिस इज आवर पेड कोर्सेज का ढांचा गाइज। ये वर्दीशाला जैसे फर्जी कोर्सों से बचो जो आपको इधर उधर की बातें करते हैं। ठीक है, और हमारे पेड कोर्सेज लो, ये हमने सीखा है, तो दैट्स व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम देम। हम भी अभी हर क्लास में चलाया करेंगे पेड कोर्सेज, बिकॉज, और हाँ सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि मैं आपका इतना प्रिय एजुकेटर हूं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो, मेरे इंस्टा को ज्वाइन करते हो, मेरे फैन क्लब्स बनाते हो, तो मैं इतना बढ़िया टीचर हूं कि मैं आपके लिए होली दिवाली के ऑफर तो लेके ही आता हूं। होली हो, दिवाली हो, उस पे इन सारे कोर्सेज की फीस में बहुत डिस्काउंट दूंगा। होली, दिवाली, मेरे चाचा का बर्थडे, आपके मामा का बर्थडे, आपकी मम्मी का बर्थडे, गर्लफ्रेंड का बर्थडे, किसी का भी बर्थडे, दिवाली, होली हो, सब पे मैं डिस्काउंट दिलवाऊंगा आपको। ठीक है, बस ये तो लेकिन अक्षय सर भी कर देंगे, मैं आपके लिए और एक्स्ट्रा क्या करूंगा। देखो, क्योंकि मैं आपका इतना प्रिय एजुकेटर हूं, तो अगर आप मेरा नाम यूज करोगे, मेरा डिस्काउंट कोड यूज करोगे, तो एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिलेगा आपको हर कोर्स में।
हर एक कोर्स में जो ऑलरेडी होली दिवाली ऑफर, ईद, बकरा ईद, जो भी ऑफर चल रहा है उसमें एडिशनल 10% डिस्काउंट लेना है तो मैं अरे रुको जरा, जो आपका एजुकेटर हूं, मेरा एजुकेशन डिस्काउंट कोड यूज करो और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा एजुकेटर यू कोड है, जो मेरा नाम है वो है कट गया, तो कट गया यूज कर दोगे एजुकेटर यू और पेमेंट कर दोगे तो कट जाएगा आपका और आप कोर्स खरीद लोगे। सो हमारे पेड कोर्सेज को जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत फायदा होगा हमारा और आपका भी, क्योंकि पहले हमारे कोर्सेज खरीदने से पहले जब आप ये पेड कोर्स नहीं खरीद रहे थे तब आप सिर्फ अज्ञानी थे, फिर आपने ये पेड कोर्स खरीद लिए, फिर आपने ये सारे पेड कोर्स खरीद लिए, सारी फीस जमा कर दी, डिस्काउंट कोड के साथ खरीद लिए, फिर क्या हुआ, फिर अब आप कंगाल भी हो जाएंगे। तो पहले तो सिर्फ आप अज्ञानी थे, अब उसके साथ साथ पेड कोर्स लेने के बाद आप कंगाल भी हो जाएंगे। सो इफ यू आर रेडी टू फेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, डेफिनेटली बाय दोज पेड कोर्सेज। अज्ञानी के साथ साथ कंगालता का भी अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो वो सारे पेड कोर्सेज की जो डिटेल दी है, यू कैन बाय दोज कोर्सेज। Anyways, jokes aside, so the idea why we are doing all of this is for free is because of the honest love and support that all of you guys do. I really feel humbled regarding all the love that you have given, the kind of support that you guys do. I had never thought that this kind of support you guys would give. So thanks a lot to all the users who are supporting us. If you are a new user here, guys, you can become part of the Vardishala family. क्लासेस लाइव हो रही हैं अभी टेलीग्राम पे, यूट्यूब के लायक अभी यार थोड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा, वी आर नॉट फंडेड बाय दोज लार्ज पेमेंट बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। सो अभी यूट्यूब स्ट्रीमिंग में थोड़ा इशू आ रहा है, बट आगे चीजों ने साथ दिया तो वी वुड बी स्टार्टिंग यूट्यूब लाइव दोबारा से। अभी टेलीग्राम पे अपनी लाइव क्लासेस हो रही है, यूट्यूब पे हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे। सो आपका यूट्यूब पे भी आप देख रहे हैं तो वुडेंट बी अ बैड थिंग, बट हाँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लोगे तो लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट कर पाओगे। वर्दीशाला के नाम से चैनल है, कमेंट्स में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। पार्ट 1 प्रचंड का यही है, दोबारा से रात को मिलेंगे 9 बजे। भी चल रही है टेलीग्राम पे जीके का स्टैटिक सब्जेक्ट्स को फ्री में कवर करने का इनिशिएटिव, सो यू कैन कवर दैट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी अदर डाउट नाउ सो प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। अगर आपका कोई और डाउट्स भी है तो यू कैन आस्क इट इन द YouTube का comment section and I would have a look at it. So till then, bye bye, Jai Hind, thanks a lot.